नमस्कार स्टूडेंट्स, एमटीएस का एग्जाम आने वाला है और एमटीएस के क्वेश्चन पेपर को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं सब चीजों पर हम बात कर रहे हैं। और इसके लिए हमने लिया है एमटीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो 5 सितंबर 2023 शिफ्ट 1 को लिया गया था। इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है, कैसे अपने टाइम को बचाते हुए विद इन टाइम 100% एक्यूरेसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर करना होता है। जिस भी क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, दिमाग को खोलने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। ये आपको बहलाने फुसलाने के लिए बात नहीं लिखी गई है, बिल्कुल आपके दिमाग को खोल देंगे ये कॉन्सेप्ट। और दिमाग को खोलना जरूरी है, दिमाग का इस्तेमाल करके ही आप जीवन में कुछ कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर का पेपर है, हमारा फोकस है एसएससी एमटीएस 2024 पर, जो कि 30 सितंबर से शुरू होने वाले हैं एसएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? सिनोनियम पूछा गया है। एक वर्ड आपको दिया गया है डिमिनिश, उसका सिनोनियम इन 4 शब्दों में से कोई भी ढूंढकर एक बताना है। तो ये तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है। डिमिनिश का मीनिंग अगर आपको पता है और इन 4 शब्दों का मीनिंग आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, डिमिनिश का मतलब होता है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। डिमिनिश का मतलब होता है टू रिड्यूस in size or importance, to reduce something in size or importance, to reduce something in size or importance। अब ये एक ऐसी वर्ब है, ये वर्ब है और ये एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव वर्ब के फंक्शन में भी आ जाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब के फंक्शन में भी आ जाती है। इसीलिए इसका मीनिंग टू बी रिड्यूस भी हो जाएगा, मतलब खुद रिड्यूस हो जाना साइज या इंपॉर्टेंस में, या किसी चीज को साइज या इंपॉर्टेंस में रिड्यूस कर देना, डिमिनिश करना होता है। टू बी रिड्यूस्ड इन साइज और इंपॉर्टेंस। इन चारों शब्दों के मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देखिए, पहला वर्ड है डिमोट। डिमोट वर्ड प्रमोट का अपोजिट है, प्रमोट से बना है प्रमोशन। डिमोट का क्या मीनिंग हो जाएगा? डिमोट का मीनिंग हो जाएगा to lower someone or something in rank और पोजीशन। किसी पर्सन को या किसी चीज को रैंक और पोजीशन में लोअर कर देना, लो कर देना, उसकी रैंक या पोजीशन को कम कर देना, डिमोट करना होता है। रैंक या पोजीशन को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, उसको प्रमोट करना होता है। टू लोअर समवन और समथिंग इन रैंक और पोजीशन, रैंक और पोजीशन। ये ज्योग्राफिकल पोजीशन की बात नहीं की जाती है, सोशल पोजीशन की बात या फाइनेंशियल पोजीशन की बात यहां पर की जाती है। फिर एक वर्ड आपका आया है रेलीगेट। देखिए, मैं इनके मीनिंग इसलिए डिटेल में आपको समझा रहा हूं क्योंकि ये सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले वर्ड है। रेलीगेट के मीनिंग को आप जरा देखिए, सिमिलर सा लगेगा आपको। रेलीगेट का मतलब होता है, ये भी एक वर्ब है और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। डिमोट भी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। रेलीगेट के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। रेलीगेट का मतलब हो जाएगा टू पुट समवन और समथिंग इन लोअर रैंक और पोजीशन। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई पर्सन आया एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसने ग्रेजुएशन की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, आपने उसको चपरासी बना दिया। तो वो वेल क्वालिफाइड पर्सन को आपने ऐसा काम दे दिया जो कि बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर लेता। आपने क्या किया? उसकी रैंक और पोजीशन, उस व्यक्ति को लो रैंक या पोजीशन पे पुट कर दिया, आपने उसको रिलीगेट कर दिया। फिर एक वर्ड आया है प्रिवेंट। प्रिवेंट के बारे में तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, फिर जान लेते हैं। बहुत अच्छी वर्ब है, बहुत जगह इस्तेमाल होती है। प्रिवेंट का मतलब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। प्रिवेंट का मतलब है टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कोई पर्सन कोई काम करने जा रहा है या कोई कुछ कर रहा है, उसको स्टॉप कर देना। टू स्टॉप समवन, उसको रोक देना। टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। कोई एक्शन चल रहा है, कोई काम चल रहा है, कोई प्रोसेस चल रही है, उसको किसी तरह से रोक देना, स्टॉप कर देना, प्रिवेंट करना होता है। टू स्टॉप समथिंग
फ्रॉम हैपनिंग, फ्रॉम हैपनिंग, ये ऐसी वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और इसके ऑब्जेक्ट पर्सन भी हो जाएगा और इसका ऑब्जेक्ट कोई थिंग भी हो जाएगा। फिर एक और वर्ड यहां पर दिया हुआ है वीकन। वीकन देखें, ये जो वीकन वर्ब आपको दी गई है, सारे वर्ड ये वर्ब ही है। ये जो वीकन आपको वर्ब दी गई है, ये बनी है वीक एडजेक्टिव से। वीक एडजेक्टिव होता है। अब ये वीक एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसके मीनिंग को वर्ब के फंक्शन में कन्वे करने के लिए हमने इसी वर्ड से, इसी रूट वर्ड से एक वर्ब बना ली वीकन। इस तरह से हम और भी बना सकते हैं, जैसे स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट, स्ट्रेट हो गया एडजेक्टिव। अब जिस मीनिंग को स्ट्रेट कन्वे करता है, उसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमारे पास कोई वर्ब नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसी वर्ड को इसमें en लगाकर हम बना लेते हैं वर्ब स्ट्रेटन, GHTEN। ये हो गई हमारी वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की। इसी प्रकार से लूज होता है, लूज एक एडजेक्टिव है, इससे हम वर्ब बना लेते हैं। ऐसा हम तब करते हैं जब इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमारे पास कोई रेडीमेड वर्ब ना हो। तो वीक से बनाया गया है वीकन, और वीकन का मतलब हो जाएगा टू मेक समथिंग वीक, टू मेक समथिंग वीक। अब आपको डिमिनिश वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, इन चारों शब्दों के मीनिंग आपको पता है, उस हिसाब से सही सिनोनियम हो जाना चाहिए इसका वीकन। हमने क्या किया, किसी को अगर साइज या इंपॉर्टेंस में हमने रिड्यूस कर दिया, तो हमने उसको क्या कर दिया, वीक कर दिया। वीकन इसका सही सिनोनियम हो जाएगा। बाकी वर्ड जो है मीनिंग के हिसाब से इसको सिनोनियम नहीं होंगे। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स। देखिए जो वर्ड है ना बिब्लियोफाइल, इस वर्ड में ये जो बिब्लियो है, यहां पर देख लेते हैं, ये जो वर्ड है बिब्लियो, इतना वर्ड, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, बिब्लियोस से। बिब्लियोस ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, और बिब्लियोस का मतलब होता है बुक्स, बिब्लियोग्राफी। बुक्स लिखने की जो एक्शन होता है, प्रोसेस होती है, उसे बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तो बिब्लियोस से बना है बिब्लियो। ये जो फाइल वर्ड है, ये लिया गया है फिलिया से, PHILIA। फिलिया भी ग्रीक भाषा का ही शब्द है, और फिलिया का मतलब होता है लव। फाइल का मतलब हो जाएगा लवर। तो जो बुक्स को लव करता हो, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो बुक्स को लव करता हो, उनको कलेक्ट करके रखता हो, संजो के रखता हो, उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल। यहां पर एक लड़की दिखाई गई है जिसने बहुत सारी बुक्स जो है अपने पास रखी हुई है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। फिर और भी वर्ड हमारे सामने आए हैं, पीडोफाइल है, हीलियोफाइल है, एंग्लोफाइल है। इनके मतलब जान लेते हैं, किसी और एग्जाम में ये भी आ सकते हैं। पीडोफाइल, पीडोफाइल के बारे में आपको बता दूं, ये जो पीडोफाइल में पीडो है, PAEDO, इसको इस तरह से भी लिख दिया जाता है कभी कभी पीडो, तो इसको आप स्पेलिंग मिस्टेक ना समझे। इस पीडो का या पेडो का मतलब होता है चाइल्ड, ग्रीक भाषा का शब्द है, और फाइल का मतलब हो गया लवर। अब बच्चों से तो हम सभी प्यार करते हैं, लेकिन पीडोफाइल का मतलब सिर्फ बच्चों से प्यार करने वाला नहीं है। पीडोफाइल का मतलब है अ पर्सन जो बच्चों में सेक्सुअली इंटरेस्टेड हो। ये क्रिमिनल इंटेंशन हो सकती है, क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, इस तरह की इंटेंशन, इस तरह की एक्टिविटी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। पोक्सो एक्ट लगता है ऐसे लोगों पर जो बच्चों को इस तरह से सेक्सुअली इंटरेस्टेड होकर उनको ट्रीट करते हैं। यहाँ पर एक पर्सन दिखाया गया है, आया, वो छोटी सी बच्ची को कुछ दिखा रहा है, उसको बहलाया फुसलाया और उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। पोक्सो एक्ट लगता है, POCSO, पोक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो पीडोफाइल का मतलब हो गया अ पर्सन इंटरेस्टेड सेक्सुअली इन चिल्ड्रन। ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जो बच्चों के साथ इस तरह के दुष्कर्म करते हैं। ये हो गया पीडोफाइल। फिर एक और वर्ड आया था हीलियोफाइल।
देखिए हीलियो भी ग्रीक भाषा का शब्द है और हीलियो बनाया हीलियोस से। हीलियो बनाया किससे? हीलियोस। और हीलियोस का मतलब होता है ग्रीक भाषा में के अनुसार, ग्रीक भाषा में हीलियोस का मतलब होता है सन। फाइल का मतलब लवर। तो कोई ऐसा पर्सन जो सनलाइट से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता हो, सनलाइट जैसे ही सूर्य होगा और आगे बैठ गए सनलाइट लेने के लिए, जैसे ही सूर्य होगा आ गए, बैठ गए, आराम कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, सनलाइट को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट की टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता हो। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो सनलाइट की टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ इसे कहा जाता है सूरजमुखी। सूरजमुखी जो प्लांट है वो जिधर को सन का फेस होता है उधर को ही अपना मुख कर लेता है। सूरजमुखी, उसका मुख सूरज की तरफ को मुड़ जाता है। तो इस तरह के प्लांट, इस तरह के ऑर्गेनिज्म या कोई ऐसा पर्सन जो सनलाइट के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता हो, उसको कह देंगे हीलियोफाइल। फिर एक वर्ड आपके सामने आया है एंग्लोफाइल। देखिए एंग्लोफाइल पर मैंने लगाया हुआ है इंग्लैंड का फ्लैग। ये इंग्लैंड का फ्लैग है, ये है इंग्लैंड का फ्लैग। एंग्लो जो वर्ड है वो रिफर करता है इंग्लैंड के लोगों को, इंग्लैंड के कल्चर को, इंग्लैंड की लैंग्वेज को। फाइल का मतलब लवर। तो कोई ऐसा पर्सन जो इंग्लैंड के लोगों को, इंग्लैंड के कल्चर को, इंग्लैंड की लैंग्वेज को बहुत ज्यादा एडमायर करता हो, बहुत ज्यादा उन्हें तवज्जो देता हो, ऐसे पर्सन को आप एंग्लोफाइल कह देंगे। तो आपका जो है सही ऑप्शन हो जाना चाहिए था दूसरे क्वेश्चन में, फोर्थ ऑप्शन बिब्लियोफाइल। तीसरे क्वेश्चन पर चल लेते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और हमसे पूछी गई है एरर। सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली इसको एनालाइज करते हुए जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? वी, जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। आर लिविंग, बी की फॉर्म आ गई और ये बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लगाया गया है मेन वर्ब की तरह। ठीक है, लिविंग चूंकि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता थी नहीं और लिखा भी नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। हेयर लिखा है यहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस की जगह, कि ये वाला जो एक्शन है वो किस प्लेस पर हो रहा है या होना है। फिर उसके बाद लगाया गया है सिंस। देखिए सिंस को हम कंजंक्शन भी कह सकते हैं और प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। मतलब सिंस जो वर्ड है वो कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों के फंक्शन में आ जाता है। लेकिन यहां पर वो क्या है वो पता चलेगा उसके आगे लिखे हुए शब्दों से। आगे लिखा हुआ है एक नाउन फ्रेज, समर हो गया नाउन, उसके लिए द आर्टिकल लग गया। फिर लिखा हुआ है ऑफ प्रीपोजिशन और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लग गया लास्ट ईयर। तो एक प्रीपोजिशनल एक नाउन फ्रेज लिखी हुई है सिंस के आगे, इट मींस ये क्या हुआ? प्रीपोजिशन। यानी कि हम एक प्रीपोजिशनल फ्रेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर में। अब सिंस प्रीपोजिशन को कब लगाया जाता है? सिंस प्रीपोजिशन को लगाया जाता है किसी ऐसे पॉइंट को रिफर करने के लिए, या मैं यूं कहूं कि सिंस प्रीपोजिशन को लगाया जाता है पास्ट में किसी ऐसे पॉइंट को रिफर करने के लिए जिस पॉइंट पर कोई एक्शन स्टार्ट होकर प्रेजेंट के पॉइंट तक चला हो। यानी कि अगर ये आपकी टाइमलाइन है और इस टाइम पर आपने इस सेंटेंस को रिपोर्ट किया, किसी से कहा या कहीं पर लिखा, तो इसको मैं रिपोर्ट टाइम कहता हूं। ये है हमारा प्रेजेंट का टाइम। जो रिपोर्ट टाइम होता है बाय डिफॉल्ट वही प्रेजेंट का टाइम होता है। सिंस रिफर कर रहा है किसी ऐसे पॉइंट को जिस पॉइंट पर ये लिविंग वाला एक्शन स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट के पॉइंट तक चला। यानी कि ये है समर, द समर ऑफ लास्ट ईयर। ये वो पॉइंट है, द समर ऑफ लास्ट ईयर पॉइंट पर ये एक्शन लिविंग वाला स्टार्ट हुआ और चला। प्रेजेंट के पॉइंट पर भी गोइंग ऑन है। तो प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन दिखाने के लिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो लगा दिया, लेकिन इतनी ड्यूरेशन के कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें परफेक्ट एस्पेक्ट को भी लिखना पड़ता है, हमें परफेक्ट स्टेट को भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि इतनी ड्यूरेशन का कंप्लीशन भी हमें एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस का चूज करते हैं। हम कंटिन्यूटी के साथ साथ कंप्लीशन को भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखते हैं। तो यहां पर ही गलती है, गलती हो जाएगी ए पार्ट में। आर लिविंग नहीं होगा, यहां होगा वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ऑप्शन आप चूज करेंगे। फिर आगे चलते हैं।
देखो एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पर, पहले ऑप्शन में ए दिया है ए पार्ट, दूसरे ऑप्शन में सी पार्ट दिया है। कई बार बच्चे देखेंगे कि यहाँ पर गलती है, मान लो कि यहाँ पर गलती होती, कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में ये करते हैं दूसरे में गलती होगी, ये दूसरा ऑप्शन है लेकिन पार्ट तो सी लिखा हुआ है, अगर यहाँ गलती होती तब हम इसको दूसरे वाले को चुनते। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है, एग्जामिनर इस तरह की हरकतें करता है आपको कंफ्यूज करने के लिए जब आप जल्दी में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक। आपको एक ब्लैंक दिया गया है, उसको फिल करना है। सुरेश हैज बीन लर्निंग तमिल, ब्लैंक दिया गया है 2 मंथ। फटाफट इसको सिंटैक्टिकली एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या आना है। सुरेश यहां पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन लर्निंग, देखिए हैज लगाया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है तो प्रेजेंट परफेक्ट तो ये हो गया, और यहां पर हमने वर्ब की आईएनजी लगाई है। बी की फॉर्म के साथ ही आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब हम मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए तो उसके साथ बी की फॉर्म लिखी रहती है, और वो लिखी है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, क्योंकि हमें परफेक्ट यानी कि कंप्लीशन को भी एक्सप्रेस करना था। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लर्निंग हमारी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी, इसलिए उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। यहां पर हमारा ब्लैंक दिया हुआ और उसके बाद लिखा हुआ है 2 मंथ्स, चूंकि मंथ 2 थे तो हमने इसको प्लूरल कर दिया। ये हो गया नाउन और ये हो गया इससे पहले एक डिटर्मिनर, यानी कि तो कुल मिला के 2 मंथ जो है वो एक नाउन फ्रेज लिखी हुई है। नाउन फ्रेज अगर लिखी हुई है तो हमें इससे पहले क्या चाहिए, प्रीपोजिशन चाहिए। किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को सेंटेंस में या सेंटेंस के किसी भी पार्ट से जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन लगाते हैं। चार हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रॉम, सिंस, बिफोर, फॉर। अब देखिए इसमें चारों शब्दों में, चारों ऑप्शन में जो फ्रॉम है वो केवल प्रीपोजिशन हो सकता है, लेकिन सिंस, बिफोर और फॉर ये 3 वर्ड कंजंक्शन भी हो सकते हैं और प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं। हमें तो चाहिए प्रीपोजिशन, तो हम इसके इन चारों शब्दों के प्रीपोजिशन वाले फंक्शन पर ही फोकस करेंगे। फ्रॉम तो प्रीपोजिशन ही है, इन तीनों शब्दों के हम प्रीपोजिशन वाले फंक्शन पर फोकस करेंगे, कंजंक्शन वाले फंक्शन को यहां पर छोड़ देते हैं। अभी फ्रॉम के बारे में अगर मैं बात करूं, फ्रॉम प्रीपोजिशन के फंक्शन में होता है, प्रीपोजिशन उसका पार्ट ऑफ स्पीच है, और फ्रॉम लगाया जाता है किसी सोर्स पॉइंट को रिफर करने के लिए। सोर्स पॉइंट मतलब कोई ओरिजिन पॉइंट, जहां से किसी चीज की शुरुआत हुई हो, उस शुरुआत के पॉइंट को रिफर करने के लिए हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो शुरुआत का पॉइंट है ये स्पेस के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है और टाइम के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। स्पेस के रेस्पेक्ट में कैसे होगा, जैसे आपने कोई जर्नी दिल्ली से स्टार्ट की, आपने दिल्ली से चलना शुरू किया और आप पहुंच गए मुंबई, ठीक है, तो दिल्ली आपका सोर्स पॉइंट था। तो दिल्ली को रिफर करने के लिए, यानी कि सोर्स पॉइंट को, ओरिजिन पॉइंट को रिफर करने के लिए आप फ्रॉम लगा सकते हैं। लास्ट पॉइंट को, डेस्टिनेशन पॉइंट को रिफर करने के लिए आप टू लगाते हैं। तो आपकी जर्नी क्या रही, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। स्पेस के रेस्पेक्ट में आप इस तरह से फ्रॉम को यूज करते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप दिल्ली से चले तो आप कितने बजे चले, 1 बजे चले, 1 PM। मुंबई पहुंच गए आप 9 PM पर, 8 घंटे में। तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपकी जर्नी, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। तो ओरिजिन पॉइंट को रिफर करने के लिए आप फ्रॉम लगा देंगे, फ्रॉम 1 PM, और डेस्टिनेशन पॉइंट को रिफर करने के लिए आप टू लगा देंगे। कुल मिलाकर फ्रॉम प्रीपोजिशन के साथ या फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके हम एक ड्यूरेशन को तो रिफर कर सकते हैं, लेकिन उस ड्यूरेशन के फर्स्ट पॉइंट को ही रिफर करता है फ्रॉम। तो फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं हम ओरिजिन पॉइंट को रिफर करने के लिए, टाइम के ओरिजिन पॉइंट को, जहां से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ उस पॉइंट को रिफर करने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, हमारे सामने लिखा हुआ है 2 मंथ्स, जो कि अपने आप में एक टाइम इंटरवल है। 2 मंथ्स कोई एक पॉइंट नहीं है, वो एक टाइम इंटरवल है, वो एक ड्यूरेशन है। अगर यहां पर लिखा होता 2 o'clock या 2 PM लिखा होता तो 2 PM को, 2 o'clock को हम एक पॉइंट कह सकते थे। पॉइंट कहा जाता है उन्हें जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कि ये है हमारा 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया,
ए -1 हो गया, ये -2 हो गया। तो जिस भी चीज को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे ही पॉइंट कहा जाता है। 2 मंथ को हम पॉइंट की तरह नहीं दिखा सकते, 2 मंथ को तो हमें ऐसे दिखाना होगा कि ये इतनी ड्यूरेशन 2 मंथ की है। तो 2 मंथ एक ड्यूरेशन है और फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल केवल और केवल पॉइंट को रिफर करने के लिए किया जाता है, वो भी ओरिजिन पॉइंट को, सोर्स पॉइंट को। तो फ्रॉम तो यहां पर आना नहीं है, ठीक है। सिंस के बारे में मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, सिंस किसी ऐसे पॉइंट को, सिंस पास्ट में किसी ऐसे पॉइंट को रिफर करता है जिस पॉइंट से एक्शन स्टार्ट होकर प्रेजेंट के पॉइंट तक चला हो या चल रहा हो। तो सिंस भी पॉइंट को रिफर करने के लिए लगाया जाता है, ये भी यहां नहीं आएगा। बिफोर के बारे में अगर हम बात करें तो बिफोर का मतलब होता है अर्लियर देन द टाइम मेंशन। बिफोर का मतलब होता है अर्लियर देन द टाइम, देखो अर्लियर देन द टाइम मेंशन, यानी कि जो भी टाइम मेंशन है उससे अर्लियर की बात की जा रही है। तो अगर आप यहां पर बिफोर को लगाने की कोशिश करेंगे तो 2 मंथ का टाइम मेंशन है, यानी कि अगर आपकी ये नंबर लाइन है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ये अगर आपकी नंबर लाइन है और यहां पर आप सेंटेंस को रिपोर्ट कर रहे हो तो ये 2 मंथ का समय है। तो इससे पहले की बात आप कर रहे हो कि इस 2 मंथ से पहले, ये 2 मंथ का समय है और इससे 2 मंथ से पहले ये काम हुआ। अगर 2 मंथ से पहले ये काम हो गया तो फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप लगा ही नहीं सकते थे। आपने टेंस ही ऐसा लगाया है कि आप ये कहना चाह रहे हैं टेंस के द्वारा कि प्रेजेंट पर भी एक्शन गोइंग ऑन है, तो बिफोर भी यहां पर नहीं आएगा क्योंकि वो हमारे टेंस के साथ सही तालमेल में या सिंटैक्टिकली सिमेंटिकली नहीं स्ट्रक्चर में आ पाएगा। फोर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे। फोर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है किसी ऐसे ड्यूरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी ऐसे ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए जिस ड्यूरेशन में वो एक्शन चला हो, ठीक है। तो यहां पर एक्शन स्टार्ट हुआ होगा लर्निंग वाला और चल रहा होगा, अभी भी चल रहा है। इस ड्यूरेशन को, इस 2 मंथ की ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए आप क्या लगा देंगे? 4। देखिए मैं ये कह सकता था आकर कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, प्रेजेंट सेंटेंस का जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और चूंकि हम यहां पर ड्यूरेशन को रिफर कर रहे हैं तो 4 लगा दो, ये मैं कह सकता था और एक लाइन में ही ये क्वेश्चन हो जाता और आपने रट्टा भी इसी तरह से मारा होगा। लेकिन मैंने ये चारों ऑप्शन कॉन्सेप्चुअली, लॉजिकली आपको क्यों समझाए? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी लर्निंग स्किल्स इस तरह से डेवलप हो, आप सोचना सीखें, आप तर्क करना सीखें, आप समझना सीखें। कुछ भी आप किसी के भी कहने से या कहीं भी पढ़कर मान ना लें। आप सोचे समझे कि शब्द किस तरह से फंक्शन करते हैं और क्या उनका पार्ट ऑफ स्पीच रहता है, कि सेंटेंस में उनका क्या रोल रहता है। तो 4 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 4 लगा देंगे यहां पर। 5वें पर चल लेते हैं, ठीक है। एक अंडरलाइन इडियम दिया गया आपको, इसका मीनिंग बताना है। अ स्टोन्स थ्रो, अ स्टोन्स थ्रो का मीनिंग बहुत सिंपल है। आप हाथ में उठाइए, किसी पत्थर को फेंकिए, आप किसी पत्थर को अपने हाथ में उठाकर फेंकिए, ज्यादा से ज्यादा आप 100-50 मीटर तक फेंक सकते हैं। कोई बहुत बड़ा फेंकने वाला होगा, कोई बहुत बड़ा प्लेयर होगा या प्रैक्टिस करता हुआ तो 110, 120, 150 मीटर तक फेंक लेगा। तो बस उतनी ही डिस्टेंस को अ स्टोन्स थ्रो रिफर करता है। अ स्टोन्स थ्रो का मतलब हो जाता है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। आप पत्थर हाथ में उठाइए, जितनी दूर तक फेंक सकते हैं उतनी ही डिस्टेंस को रिफर करता है अ स्टोन्स थ्रो। रीनाज हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द स्कूल, यानी कि वेरी शॉर्ट डिस्टेंस प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मतलब ये 2023 से पहले भी आया हुआ इडियम है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ऑप्शन कहते हैं वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ये तो अपोजिट हो गया, नेक्स्ट टू भी नहीं होगा, नॉट वेरी क्लोज टू भी, ये भी नहीं होगा। 5वीं का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे चल लेते हैं, क्या दिया हुआ है, ठीक है। स्पेलिंग बताना है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चारों शब्दों में से एक वर्ड ऐसा है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है, उसको ढूंढकर बताना है। रेसलर तो सही लिखा हुआ है, WRESTLER, ठीक है। अकम्पेनीमेंट, यहां पर गलती है। देखिए एक वर्ड होता है अकम्पनी, ACCOMPAN, बाई होता है अकम्पनी में, अकम्पनी होती है वर्ब। इसका मतलब है टू बी विद
someone or something, या to come with something, या to go with something, to go or come with someone or something। आपका दोस्त मार्केट जा रहा है, आप उसके साथ चले गए, तो आपने उसको अकंपनी किया। आप कहीं से आ रहे हैं, आप मार्केट से घर आ रहे हैं, आप अपने साथ कुछ ले आए, तो आप जो चीज लाया आपने उसको अकंपनी किया। लेकिन जब हम अकंपनी से नाउन बनाते हैं तो ये बाई की जगह क्या आ जाता है, आई आ जाता है, अकंपेनीमेंट। यहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक है। ये हो गया नाउन हमारा, अकंपनी हो गया वर्ब। डिबेटेबल सही लिखा हुआ है, डिस्क्रिपेंसी सही लिखा हुआ है, सही स्पेलिंग है डिबेटेबल की। डिबेटेबल का मतलब हो जाता है एबल टू बी डिबेटेड। कुछ भी आपने ऐसा कह दिया, आपने कुछ भी ऐसा कर दिया जो लोगों को ठीक से समझ में नहीं आया, या समझ में आया तो उसमें कुछ गड़बड़ है, आपने गलत कह दिया या आपने किसी गलत चीज को कह दिया, तो कोई भी व्यक्ति, लोग उस पर डिबेट कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, उसी को कहा जाएगा डिबेटेबल। जो भी आपने कहा है, जो भी आपने किया, वो क्या है, डिबेटेबल है। लोग उस पर डिबेट कर सकते हैं, आपसे आर्ग्यू कर सकते हैं। एबल टू बी डिबेटेड या ओपन टू क्वेश्चंस। मैं ऐसे लिख देता हूं, नॉट क्लियर, देयरफॉर ओपन टू क्वेश्चंस और डिस्कशन। एक वर्ड आया डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम। कोई दो ऐसी चीजें जो सेम होनी चाहिए थी, लेकिन अगर उनके बीच में डिफरेंस है तो इसी डिफरेंस को हम कहते हैं डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब हो गया अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम, दैट शुड बी द सेम। ये हो गया छठा क्वेश्चन आपका, स्पेलिंग मिस्टेक था। सातवें पर चल लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट बताना है अंडरलाइन सेगमेंट का। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस हमें दिया हुआ है, उसका सब्स्टिट्यूट बताना है। मोहन यहां पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, नाउन है। अननोइंगली एक एडवर्ब ऑफ मैनर लगा हुआ है, और एडवर्ब मैनर लगा हुआ है तो किसके लिए लगा होगा, वर्ब के लिए लगा होगा, यानी कि ये आ गई हमारी वर्ब। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म में लिखी हुई है, इसी के लिए ये एडवर्ब मैनर लगा हुआ है। ऑल्टर का क्या मतलब होता है? देखिए, ऑल्टर का मीनिंग आपको समझाने के लिए मैंने एक इमेज लगाई हुई है। आप दुकान से कोई कपड़ा खरीद के लाते हैं, अगर वो थोड़ा लंबा आ जाए, थोड़ा बड़ा आ जाए, तो आप अपने आसपास के टेलर को देते हैं कि इसे काट कर छोटा कर दो, तो वो क्या करता है, इसको ऑल्टर कर देता है। आप खुद भी कई बार मोड़ लेते हैं जीन्स को, आप क्या कर देते हैं, ऑल्टर कर देते हैं। तो ऑल्टर का मतलब होता है टू चेंज द स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ समथिंग। टू चेंज, कोई थिंग ही रहेगी, इसका ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट कोई थिंग ही रहेगी। टू चेंज द कैरेक्टर, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ समथिंग। सेंटेंस में वापस आइए। तो मोहन अननोइंगली अल्टर्ड साल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर टू द डेजर्ट मेकिंग इट टेस्ट टेरिबल। सॉल्ट को अल्टर किया जा सकता है क्या? मीनिंग यहां पर फिट नहीं हो रहा अल्टर का। अल्टर यहां पर मीनिंगफुल नहीं है स्ट्रक्चर में। यहां पर सही मीनिंग होना चाहिए एडेड, एंग्विस्ड, एम्पलीफाइड, अब्रिज। देखिए, एडेड का मीनिंग आपको पता है, एंग्विश जब वर्ब होती है, एंग्विश एक्चुअली में वर्ब भी हो जाता है और नाउन भी हो जाता है। एंग्विश जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली अनहैप्पी और डिस्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग। किसी चीज के बारे में अनहैप्पी होना। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने जो है सॉल्ट को अनहैप्पी कर दिया, और वैसे भी
एंग्विश जो है इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, आप खुद ही तो अनहैप्पी होते हैं, आप किसी को थोड़ी ना करते हैं एंग्विश के मीनिंग में। एम्पलीफाई का मीनिंग समझाने के लिए मैंने एक इमेज लगाई हुई है। एम्पलीफाई का मतलब होता है टू मेक अ साउंड लाउडर। इस लड़की के पास ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको एम्पलीफायर कहा जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर है। ये क्या करता है, माइक में आप कुछ बोलोगे तो ये इंस्ट्रूमेंट आपकी आवाज को, आपकी साउंड को, आपकी वॉइस को बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है। तो एम्पलीफायर ये है, और एम्पलीफाई का मतलब हो जाएगा, एम्पलीफाई का मतलब हो जाएगा टू मेक अ साउंड लाउडर या टू इंक्रीज द साइज और इफेक्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज के साइज को, इफेक्ट को इंक्रीज कर देना, उसको एम्पलीफाई कर देना है, किसी साउंड को और ज्यादा लाउड कर देना, एम्पलीफाई करना होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने सॉल्ट को एम्पलीफाई कर दिया, मीनिंगफुल नहीं है। अब्रिज, अब्रिज का मतलब होता है टू शॉर्टन समथिंग, टू मेक समथिंग शॉर्ट। कोई चीज बड़ी है उसको छोटा कर देना। अब्रिज का मतलब हो गया टू मेक समथिंग शॉर्ट, टू मेक समथिंग शॉर्ट। सही मीनिंग हो जाना चाहिए यहां पर एड। वो जो डेजर्ट जो भी बन रहा था, मोहन ने अननोइंगली सुगर की जगह पर इंस्टीड ऑफ लगाया ना, इंस्टीड ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है इंस्टीड ऑफ, और इसका मतलब हो गया इन प्लेस ऑफ। तो मोहन ने अननोइंगली जो है सुगर की जगह पर सॉल्ट ऐड कर दिया। इस तरह का कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है। ये हो गया 7वां क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में ना एक चीज हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट हो रहा है जो बताने लायक है और हमें इसको मिस नहीं करना चाहिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है, मेकिंग। पूरा एक बार सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लो। मोहन सब्जेक्ट हो गया, ये लग गया एडवर्ब मैनर, और यहां पर एडेड आएगी, ये हो गई हमारी मेन वर्ब, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद लिख गया ऑब्जेक्ट। इंस्टेड ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन के बाद लगा है उसका ऑब्जेक्ट सुगर। टू फिर से प्रीपोजिशन हो गया, सॉरी टू प्रीपोजिशन नहीं है, टू यहां पर टू द डेजर्ट, हाँ सही है, टू यहां पर प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट, वो रिसिपिएंट के तौर पर कि कहां पर जो है ऐड किया गया। ये जो मेकिंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में लगी हुई है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी होते हैं। ये किसके लिए लगी हुई है, ये मोहन के लिए लगी हुई है। मोहन ने तो किया उसका टेस्ट टेरिबल। तो मेकिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है एक एडजेक्टिव बनकर। अब देखिए मेकिंग ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और इस ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद लगा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट इट। टेस्ट क्या लगा हुआ है, टेस्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। एक्चुअली में कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने ऑब्जेक्ट के बाद उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, और वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई बेयर इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है। और ऐसी वर्ब के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, लेट, बिड, मेक, हेल्प, वॉच, सी, हियर, फील, नोटिस। क्या कह रहा हूं मैं कि ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद इनका ऑब्जेक्ट आएगा, और उस ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। इस ऑब्जेक्ट को फर्दर कॉम्प्लीमेंट देने के लिए हमने एक बेयर इन्फिनेटिव लगा दिया। अब चूंकि ये बेयर इन्फिनेटिव जो है हमारा है तो मूल रूप से वर्ब ही, चूंकि ये वर्ब है तो हमने इस वर्ब के फंक्शन को देखा, वर्ब के नेचर को देखा, तो हमने पाया कि यहां पर ये लिंकिंग नेचर के फंक्शन में है, लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। चूंकि यहां पर लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाना चाहिए था, लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा जाने वाला कॉम्प्लीमेंट, और वो कॉम्प्लीमेंट लिखा है एडजेक्टिव के रूप में, टेरिबल। इस स्ट्रक्चर को यानी कि इसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर और लिख सकते थे। वो देखिए कैसे, यहां पर लिखा मैंने मेकिंग, इट्स, इट को मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, पजेसिव डिटरमिनर के रूप में लिख दिया। इट्स टेस्ट, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, ऐसे ही लगता है। मेकिंग इट्स टेस्ट
टेरिबल। ठीक है, अब देखिए मेकिंग यहां पर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया इट्स टेस्ट, और टेरिबल लग गया एडजेक्टिव के रूप में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चूंकि ऑब्जेक्ट हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। यहां पर टेरिबल लगा है एडजेक्टिव। बेयर इंफिनिटिव भी हम लगा सकते हैं इन वर्ब्स के साथ में, जो मैंने अभी बताया। और भी कुछ इस तरह की वर्ब होंगी। तो इस तरह के यहां से इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। ये हो गया 7वां क्वेश्चन। पहला ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। ऑल्टर वर्ब मीनिंगफुली सही नहीं थी। मीनिंग वाइज ऑल्टर वर्ब का मीनिंग जो है यहां पर सही नहीं था, सिंटैक्स भी खराब हो रहा था, तो हमने एडेड को यहां पर लगा दिया। ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? ठीक है, एक इडियम हमें दिया गया है, उस इडियम का मीनिंग हमें बताना है। देखिए सबसे पहले तो आप ये इडियम देखो। अगर इडियम का मीनिंग आपको पता है तो फिर पूरे सेंटेंस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इडियम के मीनिंग में कुछ भी 19-20 हो रहा है, आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, आपको पता नहीं है, तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए। द एक्टर डिसाइडेड टू लिव लाइफ इन द फास्ट लेन। अब फास्ट लेन क्या रिफर कर रहा है? फास्ट लेन में आपको दिखाई देता हूं क्या होता है फास्ट लेन। यह है एक फास्ट लेन। एक्चुअली में जब व्हीकल बहुत ज्यादा स्पीड पे, तेज स्पीड पे मूव करते हैं सड़क पर, तो इस तरह की जो लेन बनती है इन्हीं को बोला जाता है फास्ट लेन। तो फास्ट लेन रिफर कर रहा है ग्रेट स्पीड को, ग्रेट स्पीड को। अब देखिए इससे पहले आप पूरे क्वेश्चन में देखेंगे लाइफ लिखा हुआ है, तो लाइफ का स्पीड से तो कोई लेना देना है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि 70 साल की लाइफ थी और उसने स्पीड बढ़ा दी उसकी, 30 साल में जीकर मर गया, ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली में यहां पर फास्ट लेन ग्रेट स्पीड को रिफर कर रहा है लिटरली, लेकिन मेटाफोरिकली जब ग्रेट स्पीड होती है तो स्पीड के साथ एक्साइटमेंट और डेंजर आता है। आप बाइक को तेज चलाते हो क्योंकि आप एक्साइटेड फील करते हो। ठीक है, ग्रेट फास्ट लेन लिटरली तो ग्रेट स्पीड को रिफर कर रहा है, लेकिन मेटाफोरिकली वो रिफर कर रहा है एक्साइटमेंट और डेंजर को। भाई ग्रेट स्पीड के साथ एक्साइटमेंट और डेंजर तो रहता ही है। तो अगर आप ग्रेट स्पीड के साथ कुछ कर रहे हैं तो एक्साइटमेंट और डेंजर फील करते हैं। इसी तरह के मीनिंग को कन्वे कर रहा है आपका ये इडियम। लाइफ इन द फास्ट लेन, लाइफ नाउन हो गया, इन द फास्ट लेन, इन द फास्ट लेन, ये जो इतना इडियम है इसका मतलब हो जाएगा इन अ एक्साइटिंग और डेंजरस वे। लाइफ इन एन एक्साइटिंग और डेंजरस वे। वापस क्वेश्चन पर चलते हैं, कहां है ये ऑप्शन? देखो एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है अ लाइफ ऑफ एक्सट्रीम स्पीड। ये मीनिंगफुल नहीं है। एक्सट्रीम स्पीड के साथ लाइफ का क्या मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं निकल के आता। ड्रॉपिंग चार्जेस ऑफ क्राइम नहीं, अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। रेसिंग अवे टू द मून, ये भी नहीं, कोई रेस यहां पर नहीं चल रही है। फास्ट लेन के साथ मतलब ग्रेट स्पीड के साथ एक्साइटमेंट और डेंजर जुड़ा रहता है और उसी एक्साइटमेंट और डेंजर को रिफर करती है इन द फास्ट लेन फ्रेज। ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। दूसरा ऑप्शन इसका सही था। ठीक है, एरर बतानी है कि किस पार्ट में एरर है। संजना हमारा नाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में रहेगा। रब्ड हमारी मेन वर्ब हो गई जो कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया हर आइज। आइज यहाँ पर नाउन हो गया, हर हो गया डिटर्मिनर। चूंकि संजना एक लड़की का नाम था, एक फीमेल था, तो हमने यहाँ पर हर लगाया। अब देखिए यहाँ पर लगाया गया है हार्डली, जो कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है और इसका मीनिंग जो होता है वो नेगेटिव मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नॉट, ऑलमोस्ट नॉट। एडवर्ब डिग्री के बारे में एक बात पकड़ लीजिए, एडवर्ब डिग्री
उस वर्ब से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से पहले लगाए जाते हैं जिसको वो मॉडिफाई करने के लिए आए हो। तो अगर एडवर्ब डिग्री को आपने लगा रखा है तो आपने किसी से पहले लगा रखा है, उससे पहले जिसको वो मॉडिफाई करने के लिए आया है। लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं, इसके बाद तो कुछ लिखा ही नहीं, यहां पर तो सेंटेंस ऐड हो गया। मतलब हार्डली एडवर्ब डिग्री के रूप में यहां पर लगाना गलत है। एक्चुअली में यहां पर जो लगाया जा सकता था वो एडवर्ब ऑफ मैनर लगाया जा सकता था। एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं किसी वर्ब के, किसी एक्शन के मैनर को एक्सप्रेस करने के लिए। जब कोई भी एक्शन होता है या किया जाता है तो उसका एक ढंग होता है, उसका एक मैनर होता है, उसी मैनर को एक्सप्रेस करने के लिए एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं। तो यहां पर वो एडवर्ब मैनर लगाया जाना था इस वर्ब के मैनर को बताने के लिए, लगा दिया एडवर्ब डिग्री। मीनिंग भी गलत हो गया, सिंटेक्स भी गलत हो गया, सिमेंटिक्स और सिंटेक्स दोनों ही गलत हो गए। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और फिर एडवर्ब मैनर को लगाया जाता है उस वर्ब के मैनर को बताने के लिए। अगर यहां कोई इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती तो उसके बाद ऑब्जेक्ट तो कुछ आना नहीं है, तो सीधे यहां पर एडवर्ब मैनर को लगा सकते थे। ठीक है, तो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, यहां आना है एडवर्ब मैनर, और वो एडवर्ब मैनर यहां पर हो जाना चाहिए था। मीनिंग के हिसाब से बता रहा हूं मैं, तुक्का नहीं मार रहा हूं। जो सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव मीनिंग है, उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहां पर उस मीनिंग के हिसाब से एक एडवर्ब मैनर आना था जो कि हार्ड होना था। हार्ड मतलब इन अ फोर्सफुल वे, इन अ फोर्सफुल वे, मतलब फोर्स लगाकर उसने जोर से अपनी आंखों को रब कर दिया। तो कौन से पार्ट में गलती है? थर्ड में। हार्डली नहीं आएगा। अगर हार्डली एडवर्ब डिग्री को कहीं यूज किया भी जा सकता था सेंटेंस में तो वो ये जगह थी, यहां पर आप हार्डली को यूज कर सकते थे। संजना हार्डली रब्ड हर आईज, लेकिन फिर मीनिंग नेगेटिव हो जाता, सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल पलट जाता। संजना ऑलमोस्ट नॉट रब्ड हर आईज, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट अपोजिट, नेगेटिव मीनिंग हो जाता। तो नो का थर्ड क्वेश्चन, नो का थर्ड ऑप्शन सही है। 10वें पर बात कर लेते हैं। एक ईडियम, 4 ईडियम आपको दिए गए हैं, सेंटेंस के मीनिंग को समझना है, उसकी स्ट्रक्चर को समझना है और चारों में से उठाकर एक यहां पर रखना है। देखिए मैं क्यों सेंटेंस की स्ट्रक्चर पर इतना ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सेंटेंस को अगर आप सिंटेक्स वाइज अगर आप हैंडल करते हैं तो आपके 1-2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो कैसे होते हैं। आई हो गया यहां पर प्रोनाउन, सब्जेक्ट, आस्क्ड हो गई हमारे यहां पर मेन वर्ब, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद हो गया उसका ऑब्जेक्ट। एक्चुअली में डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद 2 ऑब्जेक्ट आते हैं। पहला ऑब्जेक्ट ये लिखा है हुम का रिप्लाई, और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया व्हाट का रिप्लाई। और ये जो व्हाट का रिप्लाई लिखा है यहाँ पर नाउन है, नाउन के फंक्शन में लिखा जाना है, चूंकि ऑब्जेक्ट हो रहा है, आस्क का दूसरा ऑब्जेक्ट हो रहा है। ये यहाँ पर उसने एक इन्फिनेटिव बनाकर लिखा हुआ है टू, और यहां पर आना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फाइंड तो इन्फिनेटिव है ही नहीं, फाइंड तो इन्फिनेटिव बन ही नहीं सकता है। फाइंड तो एडजेक्टिव है, वर्ड्स हो गया नाउन, फाइंड हो गया एडजेक्टिव, बटर हो गई यहां पर मेन वर्ब, और उसके बाद नो पार्सनिप्स, पार्सनिप्स यहां पर नाउन हो गया, नो हो गया एडजेक्टिव। मैं अभी इसका पूरा मीनिंग बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिंटेक्स बता रहा हूं कि कैसे आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने कंफ्यूजन को लगभग आधा या पूरा खत्म कर सकते हैं। तो ये तो यहां पर सिंटेक्स के हिसाब से ये ऑप्शन नहीं आना है। दूसरा ऑप्शन भी नहीं आना है, फाइंडर्स भी नाउन है, कीपर्स भी नाउन है, लूजर्स भी नाउन है, बीपर्स भी नाउन है। ये एक प्रोवर्ब है, वो समझते हैं हम, कहावत है एक, लेकिन आप ये समझिए कि ये सिंटेक्स के हिसाब से, सिंटेक्स के अनुसार यहां पर नहीं फिट हो सकता। यहां पर फिट हो सकते हैं 2 ऑप्शन, फाइट, द गुड फाइट, फाइट फायर विद फायर। ठीक है, ये जो फाइट वर्ब है ये वर्ब है, फाइट जो वर्ड है ये वर्ब है, ये यहां पर फिट हो सकते हैं। तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए। आप सेंटेंस को एक बार पूरा सा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मैं इनका मीनिंग बताता हूं। आई आस्क माई फ्रेंड टू ब्लैंक दिया हुआ है अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर्स हु आर डूइंग रॉन्ग टू हर। वो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है एम्प्लॉयर के लिए। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं फाइन वर्ड्स बटर नो पार्सनिप्स का।
देखिए पार्सनिप्स जो है एक रूट वेजिटेबल है, जैसे हमारे यहाँ रूट वेजिटेबल होती है। कैरेट के बारे में आपने सुना होगा, व्हाइट रेडिश जिसको मूली कहा जाता है, बीट रूट जिसको चुकंदर कहा जाता है, और स्वेडी जिसको सलजम कह देते हैं। ये भी टर्निप भी एक तरह का सलजम ही होता है। तो ये इसी तरह की एक रूट वेजिटेबल होती है पार्सनिप, जो कि यूरेशिया में, यूरोप और एशिया के बीच में कहीं कॉकस रीजन में पाई जाती है। अब ये उस समय की बात है जब वहां के लोग, यूरोप के लोग खासकर आलू के बारे में नहीं जानते थे, तब वो इस पार्सनिप को खाते थे। और इस पार्सनिप को कैसे कंज्यूम करते थे? वो पार्सनिप पर बटर लगाकर, सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट में वो पार्सनिप को छील के, उसको साफ करके, उस पर बटर लगाकर उसको खाते थे। तो उनके लिए पार्सनिप होना, मतलब ये रूट वेजिटेबल होना, उनके लिए एक रियल थिंग थी। रियल मतलब एक ऐसी चीज थी कि जिसके पास ये है वो खाने पीने में घर से ठीक है, वो सुबह सुबह का अच्छा ब्रेकफास्ट कर रहा है। फाइन बर्ड्स बटर नो पार्सनिप्स, ये प्रोवर्ब जो आई है वहीं से निकल कर आई है। फाइन वर्ड्स रिफर कर रहे हैं एम्प्टी वर्ड्स को। एम्प्टी वर्ड्स मतलब सुंदर सुंदर शब्द, मीठी मीठी बातें। किसी से आप मीठी मीठी बातें कर दो, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए प्रोवर्ब बनाई गई है। फाइन वर्ड्स रिफर कर रहे हैं एम्प्टी वर्ड्स, खाली शब्द, और फ्लैटरी, किसी की ऐसे ही अच्छे अच्छे सुंदर शब्दों में आप प्रशंसा कर दो, खोखली बातें कर दो, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। पार्सनिप्स यहां पर रिफर कर रही है रियल और टेंजिबल थिंग्स, रियल और टेंजिबल थिंग्स, कि ये जो खाली खाली खोखली बातें आप कर रहे हो, सुंदर सुंदर बातें आप कर रहे हो, प्रशंसा किए जा रहे हो, इससे कुछ रियल अचीव नहीं कर पाओगे, रियल कुछ इससे हासिल नहीं कर पाओगे, बस ये बातें ही हैं और कुछ नहीं है। फाइन वर्ड्स बट नो पार्सनिप्स, इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए जो है इस तरह की ये प्रोवर्ब है। दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? फाइंडर्स कीपर्स लूजर बीपर्स। इसका तो मीनिंग एकदम आपको पढ़ते ही समझ में आना चाहिए, फिर भी मैंने एक इमेज लगाई हुई है। ये वॉलेट इस पर्सन का गिरा, इस पर्सन को ये मिल गया, इस पर्सन ने उठा लिया, तो ये हुआ इस पर्सन, इस वॉलेट का ये हुआ फाइंडर्स, और ये हुआ लूजर। ठीक है, तो ये जो प्रोवर्ब है, ये जो फ्रेज है, ये कहती है कि जो फाइंड करेगा वो उस चीज को कीप करेगा, रखेगा, और जो लूजर है जिसने वो खो दिया, उसका अब उस पर कोई अधिकार नहीं है, वो अब बीप करेगा, वो अब रोएगा। ठीक है, अ पर्सन हु फाइंड समथिंग कैन कीप इट एंड द लूजर हैज नो राइट टू इट। मतलब जो चीज किसी को मिलती है, जो उसका फाइंडर है, वो उसी की होती है, लूजर का अब उस पर कोई अधिकार नहीं है। इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए जो ये हमारी फ्रेज है, फाइंडर्स कीपर्स लूजर वीपर्स, तो ये भी यहां नहीं आनी थी मीनिंग के हिसाब से, ये भी यहां नहीं आनी थी, वो तो स्ट्रक्चर के हिसाब से भी नहीं आनी थी। फाइट द गुड फाइट, देखिए गुड फाइट यहां पर रिफर करता है व्हाट इज राइट, जो कि मोरली सोशली सही हो, उसको रिफर करता है गुड फाइट। गुड फाइट यहां पर रिफर कर रहा है जो कि मोरली सही हो। इसके लिए मैंने एक इमेज लगाई है, देख लेते हैं, वहीं से समझेंगे। फाइट द गुड फाइट, यानी कि ये जो गुड फाइट है ये रिफर कर रहा है व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट। और फाइट द गुड फाइट का मतलब हो जाएगा, इसका सम्मिलित रूप से इस फ्रेज का या इस इडियम का मतलब हो जाएगा टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू व्हाट इज राइट। जो चीज सही है वो चीज करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करना, ट्राई वेरी हार्ड टू डू व्हाट इज राइट। इसी से एक प्रोवर्ब जो है बन जाती है आपकी, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। ठीक है, ये इस तरह से भी लिखा आ सकता है कहीं पर किसी एग्जाम में, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, और इसमें जोड़ देते हैं। फिर एक आपके सामने आया फाइट फायर विद फायर। अगर आपके अपोनेंट के हाथ में फायर है, वो फायर का इस्तेमाल करके आपसे लड़ रहा है, तो आप भी जो है फायर का इस्तेमाल करके ही उससे फाइट कीजिए।
तो फाइट फायर विद फायर का मतलब हो जाएगा कि जिस तरह के मेथड आपका अपोनेंट यूज कर रहा है उसी तरह के मेथड, उसी तरह की टेक्निक आप यूज कीजिए उसको डिफीट करने के लिए। तो यहां पर जो है ये सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है, इसी तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए लिखा गया है। यहां पर कोई गुड फाइट की जो चीज सही है वो करने की बात नहीं की जा रही है। कोई भी व्यक्ति आई आस्क माई, यानी कि मैंने अपने फ्रेंड को ये सजेशन दिया है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपके साथ गलत कर रहा है तो आप भी उसके साथ वैसे ही करो। फाइट फायर विद फायर। आई आस्क माई फ्रेंड टू फाइट फायर विद फायर अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर्स हु आर डूइंग रॉन्ग टू हर। मीनिंग के हिसाब से जो है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आ जाना चाहिए था। तीसरा जो है सिंटैक्टिकली तो फिट हो रहा था लेकिन सिमेंटिकली यानी कि मीनिंगफुल नहीं था। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसके साथ सही करने की सजेशन में क्यों दूंगा। यहां पर किसी नैतिकता को या कॉन्शियस की बात नहीं हो रही है। 11वें में चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ठीक है, एक मिस स्पेल्ड वर्ड को हमें इसमें से छाटना है। डिस्टिंग्विशेस दिया हुआ है, सक्सीड की स्पेलिंग गलत है, डिस्टिंग्विश सही लिखा हुआ है। देखिए DISTINGUISHES लगा दिया गया इन्फ्लेक्शन के लिए। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है टू डिफरेंशिएट, ये टू नोटिस और अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। दो चीजों के बीच में किसी डिफरेंस को नोटिस कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, डिस्टिंग्विश करना होता है। सक्सीड यहां पर गलत लिखा हुआ है, SUCCEED होनी चाहिए इसकी स्पेलिंग। तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन आपका। वेंचूर सही लिखा हुआ है, एटीट्यूड सही लिखा हुआ है। वेंचूर का मतलब होता है अ रिस्की एक्टिविटी, अ बिजनेस एक्टिविटी, a business activity which might be risky, a new business activity, एक ऐसी नई बिजनेस एक्टिविटी जो रिस्की हो सकती है उसे वेंचूर कह देते हैं। एटीट्यूड का मीनिंग आपको पता है, आप सबके अंदर है। 11वां हो गया, 12वें पे चल लेते हैं। ठीक है, एरर हमें ढूंढनी है। अ नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी लोनली प्रोस्पेक्ट। अ नाइट अलोन, नाइट यहां पर नाउन हो गया, ए लग गया उसके लिए आर्टिकल, सिंगुलर हो गया हमारा सब्जेक्ट, अलोन लग गया एडजेक्टिव नाइट के लिए। अब आप बोलोगे सर एडजेक्टिव तो नाउन से पहले लगाए जाते हैं, बाद में क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है ना, ये इस एडजेक्टिव के मीनिंग से रिलेट कर रही है। अगर कोई भी प्रीपोजिशन फ्रेज अगर नाउन के बाद या नाउन फ्रेज के बाद लिखी हुई प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव के लिए आई हो या एडजेक्टिव के मीनिंग से रिलेट करे तो एडजेक्टिव को नाउन के बाद लिखा जाता है। इन अ होटल अलोन के लिए आया है, अ नाइट अलोन इन अ होटल। ये हमारा कुल मिलाकर एक सब्जेक्ट हो गया। कैन हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि मोडाल लगा है। बी यहां पर हमारी लिंकिंग नेचर की वर्ब है, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है जब बी, तो वो लिंकिंग वर्ब होती है। उसके बाद आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट एक नाउन है जो कि काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। लोनली लग गया है इस नाउन के लिए एडजेक्टिव, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब है पॉसिबल सिनेरियो, पॉसिबल सिनेरियो। यूजुअली गुड, कोई अच्छी चीज हमारे साथ होने वाली है, हम उसी को ही प्रोस्पेक्ट कहते हैं। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब हम एक अनस्पेसिफाइड सिंगुलर नाइट की बात कर रहे हैं, एक अनस्पेसिफाइड सिंगुलर सिनेरियो की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंटेक्स वाइज हमारा कॉम्प्लीमेंट
ये जो लिंकिंग वर्ब लगा के हमने कॉम्प्लीमेंट दिया है, ये कॉम्प्लीमेंट इस सब्जेक्ट के लिए तो दिया है, लिंकिंग वर्ब ने तो केवल लिंक किया है उसको। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंटेक्स को सही रखने के लिए हमारा जो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर ही होना चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा अ लोनली प्रोस्पेक्ट। चूंकि प्रोस्पेक्ट काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी, तो उसको काउंटेबल बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहल कैन बी अ लोनली रेस्पेक्ट, यानी कि यहां पर पहले ऑप्शन को हमें चूज करना था, बाकी सब सही लिखा है। अ नाइट अलोन सही लिखा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, नो एरर नहीं होगा, इन होटल सही लिखा है। 12वें का पहला ऑप्शन आपको टिक करना था। अब देखिए इसमें ना एक चीज और है आपको बताने लायक, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। दो एडजेक्टिव यूज हुए हैं, एक यूज हुआ है अलोन, एक यूज हुआ है लोनली, जो कि एक ही रूट वर्ड से बने हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है। अगर मैं अलोन की बात करूं, अगर मैं दोनों का मीनिंग में जो है फर्क है, अलोन और लोनली। अगर मैं अलोन की बात करूं तो अलोन एडजेक्टिव है और ये एक ऐसी फिजिकल स्टेट को रिफर करता है, एक ऐसी फिजिकल स्टेट को रिफर करता है जब आपके साथ कोई ना हो। हैविंग नो वन विद यू, फिजिकली आप किसी घर में हैं और उस घर में आपके अलावा कोई और नहीं है। आप किसी घर में हैं और कोई और वहां पर नहीं है आपके साथ, तो आपकी जो फिजिकल स्टेट है वो है अलोन। फिजिकली आपके साथ कोई नहीं है तो आप कहते हैं आप अलोन हैं। लोनली एक ऐसा एडजेक्टिव है जो एक मेंटल स्टेट को रिफर करता है। लोनली का मतलब हो जाएगा अनहैप्पी और फीलिंग सैड बिकॉज ऑफ बीइंग अलोन और नो वन विद यू। आपके साथ कोई नहीं है, हो सकता है फिजिकली हो, आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, फिर भी आप लोनली फील कर सकते हैं, आप सैड फील कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के इमोशनल कंफर्ट को आप चाहते हैं कि कोई आपको समझे, कोई आपको जाने, कोई आपकी बात करे, वो सपोर्ट कोई आपको नहीं दे रहा। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, अनहैप्पी और सैड फील करते हैं। उसी मेंटल स्टेट को रिफर करने के लिए लोनली को लगाया जाता है। तो इन दोनों में फर्क है, अलोन फिजिकल स्टेट को रिफर करती है, लोनली आपकी मेंटल स्टेट को रिफर करती है। 13वें क्वेश्चन पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ठीक है। Parts of the given sentence have been underlined. One of them contains an error. The underlined parts are given as options with some changes. Select the option that correctly rectifies the error. ठीक है, इस सेंटेंस में पार्ट्स को अंडरलाइन किया गया है, यहां पर उनमें कुछ चेंजेस करके यहां लगाया गया है। हमें देखना है कि कौन से पार्ट में गलती होगी और उसके लिए क्या चेंजेस होगा। द न्यू रेस्टोरेंट, यहां अभी तक कोई गलती नहीं है, रेस्टोरेंट नाउन हो गया, न्यू हो गया उसके लिए एडजेक्टिव और द लग गया आर्टिकल। ये नाउन फ्रेज हमारी सब्जेक्ट हो गई। ऑन मेन स्ट्रीट, ऑन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक ऑप्शन में द न्यू रेस्टोरेंट को चेंज करके न्यूअर रेस्टोरेंट कर दिया गया। न्यूअर रेस्टोरेंट करने की जरूरत हमें तब पड़ती जब हम न्यू रेस्टोरेंट का कंपैरिजन न्यूअर वाले से कर रहे होते। हमारे पास दो रेस्टोरेंट हैं, एक न्यू है एक न्यूअर है, लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, ओल्ड वन से। द न्यू रेस्टोरेंट ऑन मेन स्ट्रीट इज चीप देन द ओल्ड वन, तो ये वाला तो सही है नहीं, हम तो ओल्ड वाले से न्यू का कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर ऑन मेन स्ट्रीट में भी चेंज किया गया। ऑन मेन स्ट्रीट में चेंज ये किया गया कि इन प्रीपोजिशन लगा दी गई। देखिए अगर ये मेन स्ट्रीट है आपकी, इसको अगर आप मेन स्ट्रीट कह रहे हो, तो अगर आप ऑन मेन स्ट्रीट रिफर कर रहे हो, अगर आप ऑन मेन स्ट्रीट लगा रहे हो, यानी कि ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके आपने मेन स्ट्रीट को जोड़ा है, तो आप इस सरफेस की बात कर रहे हो। ये स्ट्रीट है, आप इस सरफेस की बात कर रहे हो, ऑन मेन स्ट्रीट।
अगर आप इन प्रीपोजिशन लगा रहे हो तब आप रिफर कर रहे हो कि आपने इसको एक क्लोज रीजन माना हुआ है, कन्फाइंड रीजन माना हुआ है और इस रीजन में आप किसी की एग्जिस्टेंस बता रहे हो। तो ऑन मेन स्ट्रीट भी सही हो जाएगा, इन मेन स्ट्रीट भी सही हो जाएगा। ऑन मेन स्ट्रीट सही है, यहां पर कोई गलती नहीं है, तो इसको इंप्रूव करने की है, इसमें चेंज करने की भी आवश्यकता नहीं थी। तो दूसरा ऑप्शन भी आपको यहां पर नहीं लेना था। फिर आगे क्या लिखा हुआ, इज लिखा हुआ है, लिंकिंग ऑफ लगा दी, उसके बाद लिखा हुआ है एडजेक्टिव। यहां तक भी मुझे कोई गलती नहीं दिखाई दी। फिर मैंने देखा देन प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और देन प्रीपोजिशन लगाया जाता है कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए, कंपैरिजन शो करने के लिए। देन प्रीपोजिशन लगा, देखते ही मैं समझ गया कि प्रीपोजिशन लगाया है देन, तो कंपैरिजन की जा रही है, और कंपैरिजन की जा रही है ओल्ड वाले की पुराने वाले से, सॉरी ओल्ड वाले की नए वाले से। ये हमारा ओल्ड है और ये हमारा न्यू है, तो न्यू वाले की ओल्ड, न्यू रेस्टोरेंट की ओल्ड रेस्टोरेंट से कंपैरिजन की जा रही है। देखिए जब भी कोई कंपैरिजन की जाती है तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी होंगी, किसकी किससे कंपैरिजन की जा रही है और किस एट्रीब्यूट में कंपैरिजन की जा रही है। कंपैरिजन की जा रही है रेस्टोरेंट की, न्यू रेस्टोरेंट की ओल्ड रेस्टोरेंट से, लेकिन किस एट्रीब्यूट में कंपैरिजन की जा रही है, चीप, उसकी क्वालिटी में या उसकी कॉस्ट में कंपैरिजन की जा रही है। तो जिस एट्रीब्यूट में कंपैरिजन की जा रही है उसी एट्रीब्यूट का कंपैरेटिव करेंगे, उसी एट्रीब्यूट का सुपरलेटिव करेंगे। यहां पर इसकी क्वालिटी की या इसकी कॉस्ट की कंपैरिजन की जा रही है। कंपैरिजन उन दोनों एंटिटी की हो रही है, लेकिन किस एट्रीब्यूट में कंपैरिजन हो रही है, इसकी कॉस्ट में या क्वालिटी में। तो यहां पर कंपैरेटिव किस पर लगेगा, चीप पर लगेगा, यहां पर हो जाएगा चीपर। और आपने क्या कर रखा है, ओल्ड का ओल्डर कर दिया, यहां पर न्यू का न्यूअर कर दिया। उनकी एज की कंपैरिजन नहीं की जा रही। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ओल्ड था तो यहाँ पर ओल्डर वाले से कंपैरिजन की जा रही थी, या यहाँ पर न्यू था तो यहाँ पर न्यूअर वाले से कंपैरिजन की जा रही है, ऐसा नहीं था। किस एट्रीब्यूट में कंपैरिजन की जा रही थी, इस एट्रीब्यूट में कंपैरिजन की जा रही है, तो इसी एट्रीब्यूट का कंपैरेटिव करेंगे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी कि यहाँ गलती है और ये चेंज इसमें आएगा, इज चीपर देन द ओल्ड वन। 13 का फोर्थ ऑप्शन। 14, ठीक है, एरर बतानी है। माई रिलेटिव शैल हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ। आपको लग रहा होगा छोटा सेंटेंस है, आसान सेंटेंस है, तुरंत कर लेंगे, लेकिन बहुत अच्छा सेंटेंस है, समझिए जरा, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट यहां से बताऊंगा। माई रिलेटिव्स, रिलेटिव्स यहां पर नाउन हो गया, माई लग गया उसके लिए पजेसिव डिटर्मिनर, और ये नाउन फ्रेज हो गई हमारा सब्जेक्ट। यहां तो कोई गलती मुझे दिखी नहीं, तो इस ऑप्शन को तो हम चूज ही नहीं करेंगे। फिर लगा हुआ है शैल, शैल हैव रीच, थोड़ा सा आगे पढ़ लिया मैंने, शैल हैव रीच लगा हुआ है। शैल लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में फ्यूचर के टेंस को रिफर करने के लिए, और जब शैल लगाते हैं तब हमारा सब्जेक्ट कोई फॉर्मल सब्जेक्ट होता है, आई या वी की सिचुएशन में। अगर हमारे फॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं आई या वी, तब हम शैल को लिखते हैं, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन, माय रिलेटिव्स, तो हमें क्या लगाना चाहिए, विल लगाना चाहिए। एक गलती तो मुझे यहां पर ये दिखाई दी। अभी सेंटेंस को और पढ़ूंगा मैं और खोलूंगा, मैं पूरा खोल दूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि गलती तो यहां है, लेकिन इंप्रूवमेंट क्या होना चाहिए था, सही क्या होना चाहिए था। माय रिलेटिव्स विल। अब देखिए उसके बाद लगाया गया हैव रीच्ड, यानी कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, और यहां पर यूज किया जा रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर के किसी पॉइंट पर कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब ये अगर आपकी टाइमलाइन है और इस टाइम पर आपने इस सेंटेंस को रिपोर्ट किया, किसी से कहा या कुछ कहीं पर लिखा, तो फ्यूचर का कोई पॉइंट भी आप अज्यूम कर लीजिए, ये कोई फ्यूचर का कोई पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पर कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए कोई एक्शन यहां कहीं स्टार्ट हुआ होगा, चला होगा, और इस पॉइंट पर कंप्लीट हो गया होगा। तो फ्यूचर के किसी पॉइंट पर कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाया जाता है। चूंकि हमारा सब्जेक्ट था थर्ड पर्सन, तो हमने शैल की जगह विल लगाकर उसको सही किया। यहां तक इतनी बात समझ में आ गई। रीच हमारा ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया अमृतसर। लेकिन आगे मैंने देखा बाय प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और बाय प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है नाउ। अब ये जो बाय प्रीपोजिशन है ये लगाया जाता है डेडलाइन को रिफर करने के लिए। डेडलाइन का मतलब लास्ट लाइन, लास्ट पॉइंट,
किसी टाइम पीरियड के लास्ट पॉइंट को, यानी कि किसी टाइम के लास्ट पॉइंट को रेफर करने के लिए बाई प्रीपोजिशन को लगाया जाता है। और प्रीपोजिशन लगाया गया है तो उसके बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट, और ये जो नाउ वर्ड लिखा हुआ है ये एडवर्ब भी हो जाता है और नाउन भी हो जाता है। चूंकि हमें प्रीपोजिशन बाई के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम नाउ को मानेंगे, नाउ को कंसीडर करेंगे नाउन के फंक्शन में, एडवर्ब के फंक्शन में वो यहां नहीं है। इतनी बात इतनी सिंटैक्टिकली यहां पर समझ में आ गई, हमें सिंटैक्स इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब बाई प्रीपोजिशन लगाया गया है लास्ट पॉइंट को रिफर करने के लिए, लास्ट पॉइंट है हमारा नाउ, और नाउ तो प्रेजेंट का पॉइंट होता है। ये अगर आपने इसको इस टाइम पर रिपोर्ट किया, बाय डिफॉल्ट यही प्रेजेंट का टाइम है, तो ये प्रेजेंट का टाइम ही तो नाउ होता है, प्रेजेंट के पॉइंट को ही तो नाउ कहते हैं। आपने तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगा रखा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब फ्यूचर के किसी पॉइंट पर कंप्लीशन को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो जो आपने प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा रखी है एडवर्ब फ्रेज के रूप में टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, उसके हिसाब से आपका टेंस नहीं है, आपने टेंस को उसके हिसाब से नहीं लिखा है, ये यहां पर दिक्कत है। अब चूंकि बाय नाउ, बाय लगा दिया प्रीपोजिशन आपने डेडलाइन को रिफर करने के लिए, यानी कि लास्ट पॉइंट को रिफर करने के लिए, लास्ट पॉइंट है हमारा नाउ यानी कि प्रेजेंट का पॉइंट, यानी कि किसी एक्शन का लास्ट पॉइंट यानी कि रीच वाले एक्शन का लास्ट पॉइंट क्या है, हमारा नाउ है। तो ये तो प्रेजेंट पर कंप्लीशन हो गया, और प्रेजेंट पे कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट लगाना चाहिए था, फिर तो यहां पर विल की भी जरूरत नहीं थी, शैल की भी जरूरत नहीं थी, सीधे ये हो जाता माई रिलेटिव्स हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ। लेकिन अब जरा एक बात सोचिए, क्या प्रेजेंट के पॉइंट पर कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए वाकई में बाय नाउ लगाने की जरूरत थी? क्या केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करके हम प्रेजेंट के पॉइंट पर कंप्लीशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अगर हम सेंटेंस को इतना लिख देते, अगर हमें प्रेजेंट के पॉइंट पर कंप्लीशन को ही एक्सप्रेस करना था, इस सेंटेंस में रीच ट्रांजिटिव वर्ब के कंप्लीशन को एक्सप्रेस करना था प्रेजेंट के पॉइंट पर, तो हम केवल इतना लिख देते, माय रिलेटिव्स हैव रीच्ड अमृतसर, ना तो विल शैल लगाते ना बाय नाउ लगाते, ये भी नहीं आता, बाय नाउ की जरूरत ही नहीं है भाई। प्रेजेंट परफेक्ट आपने लगा दिया, उसका मतलब यही है कि रीच वाला एक्शन प्रेजेंट के पॉइंट पर कंप्लीट हो गया। बाय नाउ क्यों लगाया हमने? बाय नाउ प्रीपोजिशनल फ्रेज या यूं कहूं एडवर्ब फ्रेज लगाई जाती है ये एक्सप्रेस करने के लिए कि कोई एक्शन प्रेजेंट के पॉइंट पर, यानी कि जिस पॉइंट पर सेंटेंस को बोला जा रहा है उस पॉइंट पर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, यानी कि हो जाना चाहिए था, मतलब ये हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी अजम्पशन या किसी पॉसिबल सिनेरियो को एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह की एडवर्ब फ्रेज को हम लगाते हैं। हम प्रेजेंट के पॉइंट पर कंप्लीशन को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, हम प्रेजेंट के पॉइंट पर किसी एक्शन के कंप्लीशन से रिलेटेड अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी अजम्पशन या एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। उस सिचुएशन में हमारी अजम्पशन को, हमारे द्वारा एक्सप्रेस की जाने वाली पॉसिबिलिटी को या एक्सपेक्टेशन को या अजम्पशन को या पॉसिबिलिटी को या सर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है मोडाल की। तो यहां पर शैल नहीं, यहां पर आएंगे मोडाल। अब मोडाल आएंगे हमारे मूड के हिसाब से, मोडाल टेंस को नहीं, हमारे मूड को, हमारी इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं। मोडाल आएंगे हमारे मूड के हिसाब से। अगर हम स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन को रिफर करना चाहते हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन को रिफर करना चाहते हैं, हो सकता है हमें हमारे रिलेटिव्स ने टाइम बता दिया हो कि इस टाइम तक हम पहुंच जाएंगे, हमने उसी टाइम देखा घड़ी में और हम कह रहे हैं शुड हैव रीच्ड नाउ। तो यहां पर अगर हम स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन को रिफर करना चाहते हैं तो मोडाल आना चाहिए हमारा शुड। माय रिलेटिव्स शुड हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ। अगर हम एक ऐसी एक्सपेक्टेशन को, एक ऐसी अजम्पशन को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं जो कि हमारी इमेजिनेशन हो केवल, तो हम लगाते हैं वुड, क्योंकि वुड लगाया जाता है इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। इमेजिनरी एक्सपेक्टेशन, इमेजिनरी या इमेजिन्ड एक्सपेक्टेशन और अजम्पशन, तो यहां पर हम वुड लगा देंगे, इस सिचुएशन में वुड लग जाएगा।
अगर हम सर्टेनिटी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अगर हमें पता है कि हाँ इस टाइम तक ये सर्टेन है, हमारा जो अजम्पशन है वो सर्टेन है कि हाँ इस टाइम तक वो पहुंच ही जाएंगे, तो हम लगाते हैं मस्ट। हम मस्ट लगा सकते हैं सर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। माई रिलेटिव्स मस्ट हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ। अगर हम सर्टेन है, हमें कुछ और इंफॉर्मेशन मिली है टाइम के बारे में। अगर हम पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लीस्ट पॉसिबिलिटी को, लीस्ट पॉसिबिलिटी विद अनसर्टेनिटी, तो हम कुड लगा सकते थे। यहां पर कुड मॉडल का यूज कर सकते थे। हम माइट भी लगा सकते हैं। माइट भी जो है लीस्ट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, जो सबसे कम पॉसिबिलिटी होती है, मतलब लेस अनसर्टेनिटी के साथ। तो इस तरह के मॉडल हम यहां पर यूज कर सकते हैं। शैल नहीं आएगा। शैल क्योंकि सेंटेंस के मीनिंग को फ्यूचर परफेक्ट में ले जाएगा, शैल और विल दोनों ही। ये हो गया 14वां क्वेश्चन। तो गलती आपको ऑप्शन यही लगाना है, शैल। शैल को देखते ही अच्छा एग्जामिनर ने क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए यहां पर शैल लिख कर दे दिया, लेकिन अगर वो यहां पर विल लिख के दे देता ना, अगर वो यहां पर विल लिख देता तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो 14 का थर्ड ऑप्शन आपने चूज करना था, शैल। शैल यहां पर गलत लगा हुआ है। यहां पर शुड आना चाहिए, मस्ट आना चाहिए, कुड आ सकता है, वुड आ सकता है, शैल नहीं आ सकता, क्योंकि शैल जो है सेंटेंस को फ्यूचर में ले जाएगा और बाय नाउ हमने लगा रखा है प्रेजेंट के पॉइंट पर एक एक्सपेक्टेशन, एक अजम्पशन को एक्सप्रेस करने के लिए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ बीस को क्या कहा जाता है? गैगल क्या होता है? गैगल, गैगल की मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, आप देखते समझ जाओगे क्या है गैगल। ये होता है गैगल, अ फ्लॉक ऑफ गीस, अ फ्लॉक ऑफ गीस, बत्तखों के एक झुंड को गैगल कहा जाता है। फिर एक वर्ड आया है, अगला वर्ड है आपका शॉल। वो सारी फिश जो एक साथ स्विम करती हैं उनको शॉल कहा जाता है। अ ग्रुप a group of fish swimming together. फिर एक वर्ड आया श्वार्म। श्वार्म का मतलब क्या होता है? ये भी शॉल है। श्वार्म का मतलब होता है जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं ना, जैसे ग्रास होपर वगैरह, जब वो एक ग्रुप में उड़ते हैं तो उसको स्वार्म कहा जाता है। श्वार्म मतलब हो गया ग्रुप ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट्स। इसके अलावा एक मतलब और होता है श्वार्म का, और उसी मतलब को दिया गया है आपके क्वेश्चन में। ग्रुप ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट्स को स्वार्म कहते हैं। जैसे उड़ते हुए आपने देखे होंगे, जो लोग एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं, किसान के बच्चे हैं, वो जानते होंगे कि इस तरह से बहुत सारे ग्रास होपर्स उड़कर ग्रुप में आ जाते हैं। ये इसको कहा जाता है कॉलोनी। जो हनी बीज का ग्रुप होता है उसको आप कॉलोनी भी कह सकते हैं, स्वार्म भी कह सकते हैं। तो स्वार्म का मतलब हो गया अ ग्रुप ऑफ बीज। कॉलोनी भी आप इसको कह सकते हैं, बीन्स लिख दिया मैंने, बीज है। कॉलोनी भी आप इसको कह सकते हैं, स्वार्म भी इसको कह सकते हैं। इसको बोला जाता है हाइव, क्योंकि ये बी है तो ये बी हाइव हो गया। इसको बोला जाता है छत्ता, यानी कि हाइव। इसको बोला जाएगा स्वार्म। ये स्वार्म है। फिर एक वर्ड दिया हुआ है पैक। एक पैक तो आपका यही हो गया, बॉडी पैक। 6 पैक है इसके लड़के के, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक तो यही हो गया। फिर अ ग्रुप ऑफ आइटम्स पैक्ड टुगेदर को भी पैक कहा जाता है। इसको कहा जाएगा अ पैक ऑफ सिगरेट्स, इसको कहा जाएगा अ पैक ऑफ कार्ड्स। पैक का एक मतलब हो जाएगा, एक तो यही हो गया, एक मतलब हो जाएगा अ ग्रुप, अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स पैक्ड टुगेदर, जो एक साथ पैक किए गए हो।
कलेक्शन और बंडल, इसको आप पैक कह सकते हैं। इसके अलावा पैक का एक मीनिंग ये भी होता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स का ग्रुप होता है उसको भी पैक कह देते हैं। पैक का मतलब हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, स्पेशली वॉल्व्स, अ ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स स्पेशली वॉल्व्स। भेड़ियों के एक झुंड को पैक कह देते हैं। ये एक साथ रहते हैं, एक साथ ही शिकार करने जाते हैं। तो यहां पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन, ग्रुप ऑफ बीस को आप क्या कह देंगे, स्वार्म कह देंगे, कॉलोनी भी कह सकते हैं। 16वें क्वेश्चन पर चल लेते हैं। क्या करना है, एंटोनियम बताना है क्रूड का। देखिए क्रूड एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अनरिफाइंड। अनरिफाइंड मतलब जो नेचुरल स्टेट में हो। आपने अर्थ से, पृथ्वी से कुछ एक्सट्रैक्ट किया, जैसे कि कोई भी मिनरल ऑयल या कुछ भी आपने एक्सट्रैक्ट किया, तो वो जिस फॉर्म में आपने एक्सट्रैक्ट किया, वो जो नेचुरल स्टेट आपने एक्सट्रैक्ट की, जमीन से निकाल ली, उसको कहते हैं क्रूड, अनरिफाइंड, जिसको रिफाइन ना किया गया हो, जिसको अभी तक प्रोसेस ना किया गया हो, अनरिफाइंड या इन नेचुरल स्टेट। जैसे मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा, आप जब अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हो तो ये जो ऑयल होता है, ये जो मिनरल ऑयल निकल के आता है, इसी को क्रूड ऑयल कहते हैं। अब इसी क्रूड ऑयल को, इस तरह का होता है दिखने में ये, अब इसी क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है फर्नेस में। ये यहाँ पर क्रूड ऑयल है आपका, और इसको फर्नेस में बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर इसको प्रोसेस किया जाता है, और इससे अलग अलग फॉर्म में अलग अलग फ्यूल जो है निकाले जाते हैं। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे आपको मिलता है पेट्रोलियम गैस, जो कि हम अपने एलपीजी के रूप में, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 25 से 60 डिग्री सेल्सियस पे हमें मिलता है गैसोलीन या पेट्रोल। 60 से 180 डिग्री सेल्सियस पे हमें मिलता है नाफ्ता। 180 से 220 पे हमें मिलता है पैराफिन। 220 से 250 पे हमें मिलता है डीजल। 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पे हमें दूसरा फ्यूल ऑयल मिलता है। 300 से 350 पे हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है। 350 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे हमें मिलता है बिटुमिन। तो ये अलग अलग टेम्परेचर पे, यहां पर इसको क्या जा रहा है, रिफाइन किया जा रहा है। अभी तक ये क्या था, अनरिफाइंड था। यहां पर ये था अनरिफाइंड, और यहां पर इसको प्रोसेस किया गया, और ये जो सारे के सारे हैं ये रिफाइंड है। तो अनरिफाइंड का अपोजिट हो जाएगा रिफाइंड। अनरिफाइंड वो जैसे हमने निकाला, जो जैसी नेचुरल स्टेट में वो हमें मिला। तो क्रूड का मतलब हो गया अनरिफाइंड, इसका सही एंटोनियम हो गया रिफाइंड। बाकी के जो वर्ड है उनके मीनिंग भी देख लेते हैं। एक वर्ड दिया हुआ है पेशेंट, तो एक तो पेशेंट यही हो गया, देख लेते हैं वर्ड पेशेंट, प्रिमिटिव, ऑब्जर्वेंट। एक तो पेशेंट यही हो गया, ये पेशेंट है, ये डॉक्टर। ये तब जब पेशेंट नाउन की तरह यूज हो रहा हो। पेशेंट जब नाउन की तरह यूज हो रहा हो तो इसका मतलब हो गया ये पेशेंट। पेशेंट जब एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा हो तो इसका मतलब होगा हैविंग पेशेंस, और पेशेंस का मतलब हो गया द एबिलिटी टू टॉलरेट और एक्सेप्ट डिलेज, प्रॉब्लम्स और ट्रबल। मेरे ख्याल से हिंदी में इसको धैर्य बोल देते हैं, पेशेंस को धैर्य बोल देते हैं। पेशेंट का मतलब हो जाएगा धैर्यवान। ध्यान नहीं है, शायद यही होगा। द एबिलिटी टू टॉलरेट और एक्सेप्ट डिलेज, प्रॉब्लम्स और ट्रबल। वो एबिलिटी कि आप प्रॉब्लम्स को, ट्रबल को एक्सेप्ट कर पाए, पेशेंस होती है। और आपके पास पेशेंस है तो आपको कहा जाएगा पेशेंट। ये होता है पेशेंट का मतलब। फिर एक वर्ड आया है प्रिमिटिव। इसके लिए जरा ये वाली इमेज देखिए। प्रिमिटिव जो वर्ड है यहां पर लिखा हुआ मैंने प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब हो गया एट एन अर्ली
स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कोई भी चीज अपनी डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज पे हो या शुरू से हो, बिगिनिंग से हो, कोई भी चीज उसके बिगिनिंग के टाइम पर प्रिमिटिव कही जाती है। जैसे यहाँ पर ह्यूमन इवोल्यूशन को दिखाया गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट को दिखाया गया है कि वो पहले ऐसे था, फिर वो ऐसे ऐसे होता चला गया। तो ये वाले मैन को बोला जा रहा है प्रिमिटिव मैन, इनको कहा जा सकता है प्रिमिटिव, क्योंकि ये अपने डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज में है। ह्यूमन को उसके डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज पर प्रिमिटिव कहा जाता है। यहां पर लिखा हुआ है प्रिमिटिव मैन। फिर यहां पर आ गया ऑक्टेन पान, यहां पर ये वाला जो है ये मॉडर्न है, ये मॉडर्न मैन है। तो इनको प्रिमिटिव कहा जाता है जो कि शुरू की स्टेज में हो। देखो एक चीज और मैं यहां पर बताता हूं, मुझे ध्यान आ गई। ये वाली जो इमेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाई गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ह्यूमन इवोल्यूशन पर, ह्यूमन डेवलपमेंट पर जो इमेज तैयार की है, उसमें जो अगली नेक्स्ट क्रूशियल एडवांस या डेवलपमेंट स्टेज इंसान की दिखाई है वो इस तरह की दिखाई है। ये हम हैं, ये वाले हम हैं मॉडर्न मैन, और हमसे अगली वाली, हमसे नेक्स्ट क्रूशियल डेवलपमेंटल स्टेज जो है वो इस तरह की है। कुछ देख रहे हैं आप क्या है ये? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसार या इस थियरी के अनुसार जो हमारी नेक्स्ट डेवलपमेंट स्टेज होगी, यानी कि हम इंसान कुछ इस प्रकार के होंगे। इस थियरी के अनुसार ये कहा जाता है या ये कहा जा सकता है कि हम इंसान अपनी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए टेक्निकल इक्विपमेंट को अपने शरीर का हिस्सा बनाते जाएंगे, और फिर आने वाले समय में हमारा शरीर, हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी कुछ इस प्रकार की होगी कि उसका कुछ हिस्सा नेचुरल होगा और कुछ हिस्सा उसका टेक्निकल इक्विपमेंट यानी कि मशीन से बना होगा। यानी कि हम अपनी बॉडी का मशीनीकरण करते जा रहे हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस थ्योरी के अनुसार। हो सकता है ऐसा ना हो सकता कुछ और ऐसा देखने को मिलता भी है। अगर किसी के शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है तो कुछ अंग आर्टिफिशियल भी आ गए हैं। अगर आपका कोई दांत टूट जाता है तो वो जिरकोनियम वगैरह के दांत डॉक्टर साहब लगा देते हैं। किसी की कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाए और वो जुड़ना उसका संभव ना हो तो कोई आर्टिफिशियल कोई बोन वहां पर लगा देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होने लगी हैं। तो इस थ्योरी के अनुसार हम इंसान अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए टेक्निकल इक्विपमेंट्स को, मशीनों को अपने शरीर का हिस्सा बनाते जाएंगे, और हम फिर कुछ इस प्रकार के दिखेंगे जिसमें हमारा शरीर कुछ नेचुरल होगा और कुछ हिस्सा जो है उसका मशीनों के द्वारा बना होगा, टेक्निकल इक्विपमेंट उसमें लगे होंगे। और इस इंसान को कहा जाएगा साइबोर्ग। इसको कहा जाता है साइबोर्ग, CYBORG। और इस प्रोसेस को कहा जाएगा साइबोर्गिनाइजेशन। इंसान के मशीनीकरण को साइबोर्गिनाइजेशन। लिख दूं क्या मैं? हालांकि ये इंग्लिश से रिलेटेड तो नहीं है, बट कोई बात नहीं। साइबोर्गिनाइजेशन। और इस इंसान को कहा जाएगा साइबोर्ग। ठीक है। और क्या वर्ड दिया हुआ था? ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है गुड एंड क्विक एट ऑब्जर्विंग थिंग्स। कोई ऐसा पर्सन जो ऑब्जर्व करने में बहुत अच्छा हो उसको कहते हैं ऑब्जर्वेंट। क्विक, गुड एंड क्विक, गुड एंड क्विक एट ऑब्जर्विंग थिंग्स। 17वें क्वेश्चन पे चल लेते हैं। कैन यू कोट, ब्लैंक फिल करना है। कैन यू कोट एनी, ब्लैंक दिया हुआ इन योर फेवर, आंसर, समरी, लाइंस, प्रीसीडेंट। देखिए प्रीसीडेंट मतलब, प्रीसीडेंट वर्ड का क्या मतलब होता है? प्रीसीडेंट वर्ड का मतलब है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा एक्शन जो पहले हो चुका हो और अब उस एक्शन को, उस डिसीजन को, उस स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता हो अब की सिचुएशन में एक रीजन की तरह।
एन एक्शन, डिसीजन, सिचुएशन, स्टेटमेंट और इवेंट that has happened earlier and can be used as a reason in similar situation. मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, क्योंकि मैं तो बोल देता हूं, कई बार बच्चे कहते हैं कि हम नोट्स बनाते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता। प्रीसीडेंट, कुछ भी ऐसा जो पहले हो चुका हो और अब उसका इस्तेमाल किया जा सकता हो। जैसे हम कहते हुए पाए जाते हैं कि यार उन्होंने ऐसा किया था, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने जो किया था वो क्या हुआ? प्रेसिडेंट हुआ। हम उसको एक रीजन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी सिमिलर सिचुएशन में। प्रेसिडेंट, एन एक्शन, डिसीजन, कोर्ट ने कोई डिसीजन ले लिया, कोई जजमेंट दे दिया, उसको प्रेसिडेंट कहा जा सकता है। गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया, उस एक्शन को प्रेसिडेंट कहा जा सकता है। आपके फादर ने कुछ कर दिया, उसको आप प्रेसिडेंट कह सकते हैं, यार मेरे फादर ने उस समय ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं, क्या दिक्कत है। एन एक्शन, डिसीजन, सिचुएशन, इवेंट दैट हैज हैपेंड earlier and can be used as a reason in similar subsequent circumstances. तो यहां पर देखिए आपके सेंटेंस में जिस तरह का ऑब्जेक्टिव मीनिंग है, कैन यू कोट एनी आंसर इन योर फेवर, एनी समरी इन योर फेवर, एनी लाइंस, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है यहाँ पर प्रेसिडेंट। मतलब कि क्या कुछ ऐसा पहले हुआ था जो तुम अपने फेवर में कोट कर सकते हो कि पहले उन्हें माफ कर दिया था, उन्हें छोड़ दिया था, उन्हें पनिश नहीं किया था, कि सर हमें भी माफ कर दो। क्या कोई ऐसा प्रेसिडेंट है? इसी चीज को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेसिडेंट। कोट का मतलब होता है टू रिपीट वर्ड्स ऑफ समवन एल्स, टू रिपीट वर्ड्स ऑफ समवन एल्स, या टू साइट कर देना कि वहां पर ऐसा हुआ था। जैसे मैं कहूं जय जवान जय किसान, तो अभी मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी के वर्ड्स को क्या किया? कोट किया। 17 को हो जाएगा 4 ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन जो है अप्रोप्रिएट नहीं है। 18 पर चल लेते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को देखना है। इंश्योरेंस की स्पेलिंग सही लिखी है, INSURANC। असैसिन की स्पेलिंग गलत कर दी। असैसिन की सही स्पेलिंग होती है ASSASSIN। असैसिन एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन, असैसिन का मतलब हो गया अ पर्सन हु किल्स अ फेमस और इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर मनी और पॉलिटिकल रीजन। कोई ऐसा पर्सन जो किसी फेमस और इंपॉर्टेंट पर्सन को मार दे पैसे के लिए या किसी पॉलिटिकल रीजन के लिए, उस पर्सन को, मारने वाले को कहते हैं असैसिन। असैसिन, अ पर्सन हु किल्स अ फेमस और इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर मनी और पॉलिटिकल रीजंस। ये गलत लिखा होता। असैसिन से ये एक वर्ड और बन जाता है असैसिनेट। असैसिनेट हो जाएगी हमारी वर्ब, इसी मीनिंग को कन्वे करेगी। टू किल समवन हु इज फेमस और इंपॉर्टेंट फॉर मनी और पॉलिटिकल रीजंस। मिस्चीवियस की सही स्पेलिंग लिखी है, मिस्चीवियस बना है मिस्चीफ से। मिस्चीफ नाउन हो गया, इसका मतलब हो गया प्लेफुल मिसबिहेवियर। प्लेफुल मिसबिहेवियर, आप किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं मजे के लिए, उसको कहते हैं मिस्चीफ। और मिस्चीवियस हो गया एडजेक्टिव। इनएक्सप्रेसिबल, इनएक्सप्रेसिबल बना है एक्सप्रेस से, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस से बना एक्सप्रेसिबल।
एक्सप्रेसिबल का मतलब हो गया कुछ भी ऐसा जिसको एक्सप्रेस किया जा सके, जिसको व्यक्त किया जा सके, बताया जा सके। इनएक्सप्रेसिबल हो गया कुछ भी ऐसा जिसको एक्सप्रेस ना किया जा सके। ठीक है, तो इनएक्सप्रेसिबल, इनएक्सप्रेसिबल आपकी किसी ऐसी फीलिंग को, किसी ऐसे आइडियाज को, किसी ऐसी थॉट को, किसी ऐसी ओपिनियन को रिफर करने के लिए यूज किया जा सकता है जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कई बार आप कहते हैं ना कि यार मेरी फीलिंग्स इतनी हार्ड है कि मैं बता नहीं सकता, यानी कि वो क्या है, इनएक्सप्रेसिबल है। 18 का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर तो आपको चूज करना था। 19वें में चल लेते हैं, क्या हुआ, अंडरलाइन सेगमेंट को आपने इसका मीनिंग बताना है, कोस्ट एंड आर्म एंड लेग। ये भी प्रीवियस ईयर का है, पहले भी आया हुआ है, 2023 से पहले भी आया। बाइंग ए न्यू कार कैन कोस्ट एन आर्म एंड लेग, कोस्ट एन आर्म एंड लेग, यानी कि न्यू कार की जो कॉस्ट है वो इतनी हो सकती है कि आपका एक हाथ और एक पैर भी उसमें चला जाए। एक हाथ और एक पैर तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, हमारे सर्वाइवल के लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। तो इसका मीनिंग हो जाता है, इस इडियम का मीनिंग हो जाता है, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब हो जाता है वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब हो जाता है वेरी एक्सपेंसिव। कोई भी चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है तो हम उसको इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह के इडियम से हम बता सकते हैं। कौन सा ऑप्शन था, बी एक्सपेंसिव, बी फ्री नहीं, बी रीजनेबल नहीं, बी अफोर्डेबल नहीं, वेरी एक्सपेंसिव। 19 का फोर्थ ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना था। 20वें में चल लेते हैं। ठीक है, इंसिस्ट का सिनोनिम बताना है। इंसिस्ट हमारी एक वर्ब है और इस वर्ब का मीनिंग है टू बी फर्म और रेजोल्यूट अबाउट समथिंग। किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा पक्का होना, फर्म होना। या इसका एक मीनिंग हो सकता है टू फर्मली से और डिमांड समथिंग फोर्सफुली। टू फर्मली से समथिंग, जोर लगाकर किसी चीज को कहना, या टू डिमांड समथिंग फोर्सफुली, टू डिमांड समथिंग फोर्सफुली, किसी चीज को डिमांड करना फोर्सफुली। क्या मीनिंग हो जाएगा, क्या इसका सिनोनिम हो सकता है, परसिस्ट, रेजिस्ट, हीस्ट, असिस्ट। नहीं, देखिए असिस्ट का मतलब होता है टू हेल्प समवन, टू हेल्प समवन। रेजिस्ट का मतलब होता है टू अपोज, टू अपोज समवन और समथिंग। कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है उसको अपोज करना, या कुछ भी हो रहा है उसको अपोज करना, टू रेजिस्ट। हीस्ट का मतलब होता है रोबरी, यह एक ऐसा क्रिमिनल एक्ट जिसमें बहुत ही वैल्यूएबल चीजों को चुरा लिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले जो है एक ड्रामा जो है फेमस हुआ था, मनी हीस्ट। ये उसमें कैरेक्टर थे और ये इनका लीडर होता है और ये बहुत बड़ी सी जो है कोई चोरी वगैरह करते हैं। तो मनी हीस्ट में जो ये हीस्ट वर्ड है इसका मतलब है रोबरी। फिर एक वर्ड हमारे पास बचता है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब है टू डू और हैव, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग और हैव एन ओपिनियन डिस्पाइट डिफिकल्टी, कि अगर डिफिकल्टी भी है तो भी आप किसी एक्शन को कर रहे हैं, आपकी कोई ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन को चेंज नहीं कर रहे हैं चाहे कितनी भी बड़ी डिफिकल्टी है। तो परसिस्ट का मीनिंग जो है इंसिस्ट के मीनिंग से रिलेट कर रहा है। इंसिस्ट का मतलब है रेजोल्यूट होना और परसिस्ट के मीनिंग में भी एक रेजोल्यूशन का मीनिंग आ रहा है, एक फर्म का मीनिंग आ रहा है। क्योंकि कितनी भी मुसीबत है, कितनी भी डिफिकल्टी, अगर आप उस एक्शन को कर रहे हैं तो आप क्या है, फर्म है, रेजोल्यूट है। यानी कि आप इंसिस्ट के सही सिनोनियम परसिस्ट को लगा सकते हैं। 20 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है हमारा क्लोज टेस्ट। देखिए पहले भी कह चुका हूं, फिर कह देता हूं, क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे होने चाहिए, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए, इसके साथ आपकी रीडिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव तभी किया जा सकता है जब आप खुद बैठकर पढ़ें, आप उस तरह से पढ़ें, समझें, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को मजबूत करें।
क्या लिखा हुआ है, देयर आर सेवरल रीजंस वाई पीपल माइट, ब्लैंक दिया हुआ है, देयर आर सेवरल रीजंस वाई पीपल माइट दैट होमवर्क इज एन अननेसेसरी बर्डन ऑन चिल्ड्रन। देखिए वाई पीपल यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, माइट हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि मोडाल। अब मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी लगी हुई है, यहाँ भी लगी हुई है, यहाँ भी लगी हुई है। थर्ड ऑप्शन को तो ऐसे हटा दो। बी के साथ अगर हम बी को अगर यूज करते हैं तो बी के साथ हमेशा या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर तो आर यूज लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। भाई माइट के साथ अगर हम बी को यूज करते हैं तो माइट एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, दूसरी हेल्पिंग वर्ब हमारी बी हो गई। अब इसके साथ जो भी वर्ब आएगी या तो एनजी फॉर्म में आएगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, दोनों ही यहाँ पर नहीं है, ये ऑप्शन भी हट गया। हैव जहां पर भी लगाया जाता है हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ग्रामर के हेल्प से आपका ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आ जाना चाहिए। माइट आर्ग्यू दैट होमवर्क इज एन अननेसेसरी बर्डन ऑन चिल्ड्रन। फर्स्टली चलो अगला जो है क्वेश्चन ले आते हैं, ये 22वां। फर्स्टली देयर इज एविडेंस टू सपोर्ट द आइडिया दैट होमवर्क, होमवर्क यहां पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, आगे लिखनी है हमें वर्ब फ्रेज विल डज, विल और शैल के साथ डज नहीं आता, ये हटा दो। हैज के साथ डू नहीं, डन आता, अगर हैज को यूज करना था तो डन आता, ये भी हटा दो। होमवर्क सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डू भी नहीं आएगा, इसके साथ आ जाएगा डज। आसान से क्लोज टेस्ट लग रहा है मुझे, ठीक है। फर्स्टली देयर इज एविडेंस टू सपोर्ट द आइडिया दैट होमवर्क डज नथिंग to improve educational outcomes. Countries such as Finland, where school children are not given homework, regularly top international educational league tables and outperform nations where setting homework is the norm. मतलब कहा यह जा रहा है कि होमवर्क जो है वो बच्चों को ना दिया जाए तो ही बेहतर है, बहुत ज्यादा होमवर्क देकर उन पर अननेसेसरी जो है बर्डन डाल दिया जाता है। इस तरह के मीनिंग को कन्वे कर रहा है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। आगे चल लेते हैं 23, ठीक है। सेकेंडली मैनी पेरेंट्स, ये तो फर्स्ट हो गया, देयर इज एविडेंस टू सपोर्ट द आइडिया दैट होमवर्क डज नथिंग टू improve educational outcomes. Countries such as Finland, where school children are not given homework, regularly top international educational league tables and outperform nations where setting homework is the norm. Secondly, many parents would agree that the school day is already long enough, big enough, not enough, enough of. देखिए इनफ ऑफ के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो इनफ ऑफ है ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, प्रीपोजिशन लगा हुआ है ऑफ, और प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ नहीं है, कोमा लग गया और उसके बाद में एंड कंजंक्शन आ गया, तो ये तो सिंटैक्टिकली हटा दो। अगर आप नॉट इनफ यहाँ पर लिखते हो तो ये सेंटेंस के मीनिंग को डायरेक्ट अपोजिट कर देगा जिस मीनिंग को हम कन्वे करना चाह रहे हैं। अगर आप इस पूरे सेंटेंस को पढ़कर देखते हैं और इसके मीनिंग को आप समझ पाते हैं, ऑब्जेक्टिव मीनिंग को आप समझ पा रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि जो लिखा हुआ है पढ़कर वो अच्छे से समझ में आए। सेकेंडली, मैनी पेरेंट्स वुड एग्री दैट द स्कूल डे इज ऑलरेडी नॉट इनफ and leaves their children too tired to do further studies and they return home. अगर स्कूल डे इनफ नहीं है तो उनके बच्चों को टायर कैसे कर देता है, वो थका कैसे देता है? वो थका तो तभी देता है ना जब वो ऑलरेडी इनफ है, काफी वो बर्डनसम है, काफी वो बच्चों को जो है थका देता है। तो अगर आप नॉट इनफ यहाँ पर लिख देते हो तो आगे जो लिखी हुई इंफॉर्मेशन है उससे अपोजिट हो जाएगी ये इंफॉर्मेशन, और ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है उसी डायरेक्शन में, उसी पॉइंट को रिफर करने के लिए तो हम आगे इंफॉर्मेशन लिखेंगे, क्योंकि ये वाली जो दिया गया है, ये जो फैक्ट दिया गया है ये सेकंड फैक्ट है। पहला फैक्ट फर्स्टली यहाँ पर दिया गया है, तो ये जो दोनों जो पॉइंट है या ये दोनों जो इंफॉर्मेशन है फर्स्टली से और सेकेंडली से, ये एक ही डायरेक्शनल मीनिंग, एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी कि इनका मीनिंग एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। किसी चीज को अगर वैलिडेट करनी है तो दोनों ही वैलिडेट करें, किसी चीज को अगर डिसअप्रूव करनी है तो दोनों ही डिसअप्रूव करें।
उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर नॉट इनफ नहीं आएगा, बिग इनफ और लॉन्ग इनफ में से कोई एक आएगा। अब देखिए स्कूल डे जो है वो एक टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, टाइम पीरियड की बात हो रही है, और टाइम ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए बिग नहीं लॉन्ग लगाते हैं। बिग का मतलब होता है साइज में बड़ा होना, ठीक है, ये वाली उंगली में ये स्मॉल है, ये बिग है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन को, टाइम इंटरवल को रिफर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, लॉन्ग लगाते हैं। तो ये दूसरा भी नहीं होगा, पहला हो जाएगा। 23 का फर्स्ट, 24 पर चल लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लैंक से शुरू किया गया है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट प्ले टाइम इज जस्ट एज, फिर ब्लैंक दिया गया है, एज स्टडी टाइम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, सिमिलरली, नॉर्मली, फाइनली, यूजुअली। देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट दिया गया है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट, ये स्टेटमेंट अभी तक जो सारे ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी गई है उसका कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन को रिफर करने के लिए फाइनली, कि ये पहले उसने ये इंफॉर्मेशन दी राइटर ने, फिर वो कह रहा है फाइनली इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट, ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि प्ले टाइम इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज स्टडी टाइम, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा होगा, आगे ऑप्शन में पता चलेगा। तो नॉर्मली, सिमिलरली, यूजुअली, फाइनली, ये सारे के सारे एक तरह से एडवर्ब है, और ये एडवर्ब लगे हैं इस पूरे स्टेटमेंट को एक मीनिंग देने के लिए, एक रेफरेंस देने के लिए। और चूंकि ये हमारा एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है ऊपर लिखी गई सारी इंफॉर्मेशन का, तो हमें यहाँ पर लगाना चाहिए फाइनली। सिमिलरली, नॉर्मली, यूजुअली सिंटैक्टिकली सही हो जाएंगे, लेकिन मीनिंग वाइज गलत हो जाएगा। 24 का थर्ड ऑप्शन, ठीक है, फाइनली, फाइनली इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट प्ले टाइम, आगे देख लेते हैं क्या है ऑप्शन 25वें का, फाइनली इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट प्ले टाइम इज जस्ट एज सून। देखिए जस्ट, ये टाइम, प्ले टाइम हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब, जस्ट लग गया एडवर्ब। अब ये एडवर्ब लगा है किसी एडजेक्टिव के लिए, तो यहां पर कोई एडजेक्टिव आना चाहिए। सून तो खुद एक एडवर्ब है, बैड भी एडजेक्टिव है, बेनिफिशियल भी एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंशियल भी एडजेक्टिव है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट। तो क्या हम प्ले टाइम को सीक्रेट कहना चाह रहे हैं कि वो उतना ही सीक्रेट है जितना स्टडी टाइम? नहीं ना, मीनिंगलेस हो जाएगा। क्या बैड कहना चाह रहे हैं, ये बेनिफिशियल? मीनिंग को अगर आप समझेंगे तो हम ऊपर से नीचे तक ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बच्चों को होमवर्क देना, उन पर बर्डन डालना जरूरी नहीं है, सही नहीं है। उनके लिए प्ले टाइम भी उतना ही सही है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी है जितना कि स्टडी टाइम। और इस स्टेटमेंट में यही लिखा गया है, दैट प्ले टाइम इज जस्ट एज ब्लैंक एज स्टडी टाइम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए स्टडी टाइम और प्ले टाइम इक्वली बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर बैड नहीं, बेनिफिशियल आ जाएगा। बैड भी मीनिंग को अपोजिट कर देता है, जिस मीनिंग को हम रिफर करना चाह रहे हैं इस पूरे के पूरे क्लोज टेस्ट में, पूरे के पूरे कॉम्प्रिहेंशन में। तो 25 का हो जाएगा दूसरा, समझ में आना चाहिए। सेंटेंसेस कॉम्प्रिहेंशन पढ़कर समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो वर्ड है, बहुत सारे ऑप्शन आपको मीनिंग के, समझ के आधार पर ही लगाने होते हैं। 25 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। इसी तरह से जो है आपको क्वेश्चन पेपर करना है, 2-4 दिन बचे हैं, आप ठीक से जो है समझिए, करिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आसानी क्वेश्चन पेपर आते हैं, आप कर सकते हैं। 100% एक्यूरेसी के साथ एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन पेपर को 10 से 12-15 मिनट में किया जा सकता है, अगर आपने प्रैक्टिस को इस तरह से किया है। इस तरह से अगर आपकी अप्रोच रही है प्रैक्टिस के दौरान। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।